सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम। थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसकी बहुत सारी चीज़ें आप क्लास 8th में 7th में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये नंबर सिस्टम, तो पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, कितने तरह के नंबर होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो जो नंबर होते हैं हमारे पास मेनली स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो हमें नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, हम उसको कैसे समझेंगे। ठीक है ना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, दो नंबर से मिलकर के बना होता है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होता है वो 3+4i, मतलब यहाँ पे दोनों जगह पे तो रियल नंबर होंगे, या हम यूं समझ सकते हैं a+ib का फॉर्मेट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्लास 11th में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बस इतना जानना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं, रियल और इमेजिनरी। तो इसका ये वाला जो पार्ट है वो रियल है और ये वाला जो पार्ट है इमेजिनरी, आई फॉर इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं अभी के लिए तुम्हें जानना, तो ऐसे जानो कि √3 माइनस में, माइनस के अंदर जितने भी नंबर आएंगे रूट के अंदर माइनस में, वो सब हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। इसी -4 रूट को हम लिख सकते हैं 2i, या इसको लिख सकते हैं √3i। यही हमारा इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो bi है। ठीक है, तो ये हो गया इमेजिनरी। इमेजिनरी और रियल, रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे दिखा सकें, वो सब हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो रियल और प्लस इमेजिनरी ये मिला करके क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके बाद रियल नंबर के फिर से अगेन दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, रैशनल और इररेशनल। इररेशनल नंबर क्या होते हैं, जो अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव होते हैं, ऊपर वाले ये सब नेगेटिव थे। ठीक है ना, अंडर रूट 10 ये सब जितने भी प्राइम नंबर होंगे, प्राइम नंबर या ऐसे जो भी जिनका स्क्वायर रूट एक तरह से नहीं निकल सकता। ठीक है ना, √7 ये हुआ, पाई हुआ, ये सब हमारे क्या है, इररेशनल नंबर है। ऐसे 3.141516 ऐसे ये चलता जाए, कभी भी खत्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। ये सारे नंबर हमारे क्या है, इररेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, रेशनल क्या होते हैं, या यूं कह सकते हैं इररेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इररेशनल नंबर होते हैं। और जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो q की वैल्यू मतलब नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे रेशनल नंबर होंगे। जैसे 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, 3/5 हो गया, -2/5 हो गया, ये सब हमारे क्या है, रैशनल नंबर है। इतनी बात क्लियर हो गई। रैशनल नंबर को फिर से इंटीजर और नॉन इंटीजर के फॉर्म में हमने सेपरेट किया। ठीक है, तो इंटीजर जैसे 0, 1, -1, 2, -2 ये सब हमारे क्या हो गए, इंटीजर। लेकिन यही अगर 2/5 लिखा हो तो ये हमारा नॉन इंटीजर हो गया। 0.7 लिखा हो, 7, 2, 3 ऐसे लिखा हो तो ये हमारा नॉन इंटीजर हो गया। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर हो गए। लेकिन इंटीजर में ये, नॉन इंटीजर में ये ध्यान रखना, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले नहीं आएंगे। मतलब 0.3333 ऐसे चलता रहेगा, तो ये भी हमारा नॉन इंटीजर हुआ। 2/5 फ्रैक्शन वाले हुए, डेसिमल हुए, ये सब हमारे एक तरह से क्या हो गए, नॉन इंटीजर हो गए, वो रैशनल नंबर वाले पार्ट में। अब इंटीजर कितने तरह के होते हैं ये हम क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। इंटीजर होते हैं 3 तरह के, कौन कौन से, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो नेगेटिव इंटीजर जैसे -1, -2, -3 ये सब हमारे क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर। जीरो में सिर्फ जीरो, पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4 ये ऐसे चलेगा। यही जो पॉजिटिव इंटीजर हैं 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक जाते हैं, इन्हीं को हमने क्या बोला, नेचुरल नंबर बोला। इतनी बात क्लियर हो गई। और नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को ऐड करते थे, मतलब पॉजिटिव इंटीजर और प्लस जीरो, इनको मिला करके हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हमारे टोटल क्या हो गए, होल नंबर। और ये नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4। अब इन सब का डेफिनेशन एक बार अभी हम और रिवाइज करेंगे। अभी मोटी मोटा हमें ये पता चल गया कि क्या किसको कहते हैं, उसके क्या एग्जाम्पल होंगे। इतनी चीज के नेचुरल नंबर को अगेन डिवाइड किया, ये तुम सेपरेट करके अलग अलग डेफिनेशन तुमने सारे पढ़े होंगे। एक बार हल्का सा मैं बता दे रहा हूँ, फिर आगे डेफिनेशन दिए हुए हैं, फिर हम उनको अच्छे से रीड करेंगे, लर्न करेंगे, हमें जैसी जरूरत होगी। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो किसी और नंबर से नहीं कटते हैं।
जैसे वन, वन को नहीं बोल सकते हम प्राइम, ठीक है ना। वन क्या है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। अभी देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, फिर 3, 5, 7, 11, 13, ये सब हमारे क्या है, प्राइम नंबर। तो इनकी क्या खासियत है कि ये किसी भी और नंबर से, मतलब या तो 3 से कटेगा 3, या फिर 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी और नंबर से ये नंबर्स नहीं करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। मतलब इसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, एक तो ये नंबर खुद होता है और दूसरा वन होता है, ठीक है। वन, पहले कंपोजिट भी पढ़ लो। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते, मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 10, 10 का क्या फैक्टर है, 1 है, 10 है, 2 है, 5 है। एक से ज्यादा जब फैक्टर मिल जाए तो उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। तो वन क्या है, वन को हम ना प्राइम मानते हैं ना कंपोजिट, वन इज नाइदर प्राइम ना कंपोजिट। इतनी बात क्लियर हो गई। ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से नहीं करते हैं, तो ये कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब हमारे नंबर होते हैं ऑड नंबर। इवन नंबर जो 2 से कट जाते हैं, 2, 4, 6, 8, मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो इवन हो गया। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं ऐसे दो नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। जैसे 7 और 10, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बाद आता है इवन प्राइम। इवन प्राइम एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इसको हम बोलते हैं 2। तो ये स्पेशली याद रखना, इवन प्राइम नंबर में सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, ट्विन का क्या मतलब होता है कि जब दो एक साथ, जैसे दो बच्चे जब एक साथ पैदा होते हैं तो हमको क्या बोलते हैं, ट्विन बोलते हैं। मतलब जब दो लगातार हो, दो एक साथ हो और कैसे हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे हमारे पास है 3 और 5, ये पेयर देखो, ये दोनों लगातार आने वाले पेयर हैं और दोनों प्राइम नंबर है, तो इनको बोलते हैं ट्विन प्राइम, ठीक है। 11 और 13 हुआ, ये सब हमारे क्या हो गए, ट्विन प्राइम हो गए। ये डेफिनेशन एक बार हम इसको देख लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ध्यान रखना, थोड़ा समझना, यही समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आगे के जो क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे लिए काफी इजी होंगे। अब पहला डेफिनेशन, नेचुरल नंबर। तो जितने भी काउंटिंग नंबर है वो सब नेचुरल नंबर में रखे हुए हैं। तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट होल नंबर, तुम्हें पता है नेचुरल नंबर में जब जीरो मिला देते हैं, द कलेक्शन ऑफ जीरो विद नेचुरल नंबर इज नोन एज होल नंबर। नेक्स्ट इवन नंबर, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, सबसे छोटा इवन नंबर 2। ऑड नंबर, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो 1, 3, 5, ठीक है। प्राइम नंबर, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। खुद के और एक के अलावा किसी और नंबर से अगर नहीं करता है तो हमारा प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। को प्राइम, जिन दो नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, मतलब ऐसा कोई नंबर तुम ना ढूंढ पाओ कि दोनों ये कट जाए उस नंबर से, तब वो को प्राइम होगा। मतलब एक तरह से इनका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो एचसीएफ 1 मानते हैं। If the HCF of two number is 1, then they are known as co-prime number. Twin prime, the two prime number which have the difference of 2, जैसे तुम्हें एग्जांपल बताया था क्या अभी, 3, 5, 11, 13, तो ये सब हमारे क्या है, ट्विन प्राइम। जैसे 5 and 7, 11 and 13, 17 and 19, ये सब हमारे क्या हो गए, ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। कंपोजिट नंबर, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। इतनी चीज क्लियर हो गई। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तुम्हें बताया था क्या होता है, 4 होता है। रियल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर। ऐसे सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर। बताया था रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, रेशनल और प्लस इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर मेक्स अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। मतलब एक तरह से रैशनल और इरेशनल मिला देते हैं तब जाकर के ये रियल नंबर बनता है। नेक्स्ट, देयर इज अ रियल नंबर करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर लाइन है, जैसे ये 0, -1, -2, -3, ये नंबर लाइन होता है, ये हम बनाना जानते हैं, क्लास 7th 8th से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो कह रहा है कि देयर इज अ रियल नंबर करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द, मतलब इस नंबर लाइन पे कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं, जैसे ये पॉइंट ले लिया हमने या कोई और पॉइंट ले लिया हमने या ये पॉइंट,
कोई भी पॉइंट, सिंगल पॉइंट जो भी तुमने टच कर दिया, कोई भी एक पॉइंट, वो हमारा क्या हो गया, हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को बताता है। वो कोई मतलब इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो जितने पॉइंट उतने रियल नंबर, हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को बताता है। या यूं समझ सकते हैं कि हर एक रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक पॉइंट नंबर लाइन पे जरूर होता है। मतलब कि सारे रियल नंबर कहाँ आते हैं, नंबर लाइन पे आते ही आते हैं। तो इसीलिए तुम्हें क्या बताया था हमने इसके पहले कि ऐसे सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे दिखा सके, रिप्रेजेंट कर सके, वो सब हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। There is a real number corresponding to every point on the number line and also corresponding to each point, हर एक पॉइंट के corresponding there is a real number। दोनों वाइस वर्सा, दोनों अपोजिट ट्रू हैं। अब रेशनल नंबर ऊपर तो बताया जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, लेकिन जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो, the number r is called rational number if it can be written in the form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। तो जैसे हमारे पास क्या हो गया, मान लो हमने लिखा 2/10, ठीक है, 1/5, 4/20, ये सब हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। सबका डिनोमिनेटर q 0 नहीं है। लेकिन हमने आगे देखा, जब हम नंबर लाइन पे दिखा रहे थे, तो ये 1/5, जैसे ये 0 और ये 1, इसके 5 पार्ट करो, 1 2 3 4 और ये 5, तो 1/5 ये मिला। फिर जब हमने 2/10 दिखाया तो भी यही मिला, 4/20 दिखाया तो ये भी यही मिला। क्यों? क्योंकि सब अल्टीमेटली क्या है, 1/5 है। तो ये तीनों रेशनल नंबर क्या हो गए, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हर एक रेशनल नंबर के लिए एक पॉइंट होगा, तो ये तीनों रेशनल नंबर के लिए एक ही पॉइंट। तो आगे हमने रेशनल नंबर में थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि हम उसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तब नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो 1/5, इसको भी काट करके 1/5, इसको, ये तीनों एक ही नंबर हो गए, इसलिए एक ही पॉइंट मिल रहा है। तो आगे हमने क्या पढ़ा कि ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर थे, ये हमने पढ़ा स्टार्टिंग में। फिर हमने इसमें ऐड किया कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब एचसीएफ हमारा 1 होना चाहिए। वो लोवेस्ट फॉर्म में हम लिख करके देखेंगे, ठीक है, तब वो हमारा रेशनल नंबर में आएगा। अब इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो, तो ये जितने भी नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब हमने पढ़े, ये सब हमारे रेशनल नंबर में आ गए। इरेशनल नंबर क्या होते थे? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे दिखा नहीं सकते, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो अ नंबर एस को इरेशनल से दिखाया, रेशनल को आर से दिखाया था। इट्स कॉल्ड द इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, तो हम उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर को अगर तुम डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब ना तो कभी, जैसे √2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.14, ऐसे चलता रहेगा, 142, ऐसे, ये कभी भी खत्म नहीं होता और ना कभी रिपीट होगा, ठीक है। जैसे √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, ऐसे चलता रहेगा, ना कभी खत्म होगा ना कभी टर्मिनेट होगा, मतलब ना कभी रिपीट होगा। तो जब कभी कोई इरेशनल नंबर होगा, मतलब उसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन, मतलब अगर कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब श्योर है कि वो इरेशनल नंबर होगा। तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। रैशनल और इरेशनल से रिलेटेड चीजें अभी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अभी एक बार और रिवाइज करते हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर का, रैशनल और इरेशनल, क्योंकि बाकी चीजें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखो, रियल नंबर तो बताया, रियल नंबर का जब हम डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे, रियल नंबर में दो आते थे, रैशनल और इरेशनल, तो सबको अगर हम डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो किसी भी नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होगा, या तो वो पूरा पूरा कट जाता है या तो कभी नहीं कटता है। मतलब वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे 0.3333, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। या 2.532156, ये भी खत्म नहीं हो रहा है, इसमें रिपीट, इसमें देखो रिपीट हो रहा था, इसमें रिपीट नहीं हो रहा। टर्मिनेटिंग जैसे 0.25 पूरा पूरा कट जाए, अब आगे जा ही नहीं रहा है, खत्म हो गया, पूरा डेसिमल कट गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग। जैसे देखो एग्जांपल दिया हुआ है
ये टर्मिनेटिंग 2.5, 3.625, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग में देखो यहाँ 555 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 32323232 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या है 02 है, फिर 002 है, फिर 000, तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तभी सिर्फ इरेशनल होता, मतलब ऐसे नंबर जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इसको एस से इसमें रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और अगर वो टर्मिनेटिंग हुआ तो वो रैशनल होगा, और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हुआ, तो भी वो रैशनल होगा। मतलब 0.3333 ये वाला क्या होगा, रैशनल। हम इसको 0.3 बार भी लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये बार बार आ रहा है इसलिए हम इसको बार लिख सकते हैं। तो इतनी बात होगी, मतलब यहां से लेकर के यहां तक टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो तो वो किस में चला जाएगा, रैशनल में चला जाएगा। सिर्फ एक केस ऐसा होगा जब वो इरेशनल होगा, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले में ही वो इरेशनल होगा। एक चीज और देखना है तुम्हें, जब ये फ्रैक्शन में लिखा होगा रियल नंबर, जैसे 2/5, तो इसके डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 आ रहा है, जैसे इसका डिनोमिनेटर हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब वो रैशनल हमारा कैसा नंबर होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर 2 5 के अलावा कुछ और आ गया, मतलब 2 और 5 के फॉर्म में उसको डिनोमिनेटर फॉर्म नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो क्या होगा, रैशनल तो होगा लेकिन वो उसका जो डेसिमल होगा वो रिपीटिंग टाइप का होगा, बार बार रिपीट हो रहा होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक बार समरी वाइज हम पढ़ लेते हैं, जो चीजें अभी हमने पढ़ी उसको एक बार और रिवाइज करते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। मतलब टर्मिनेटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो रिपीटिंग जरूर होगा, ठीक है। इसी का उल्टा भी दिया है, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, अगर कोई डेसिमल है जो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो वो रैशनल ही होगा। नेक्स्ट, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल का क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग बोलते हैं। या किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है, डेसिमल में कोई नंबर लिखा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, श्योर है कि इसका मतलब वो क्या इरेशनल है। देयर आर इन्फिनिटिवली मेनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर, कह रहा है कि दो रैशनल नंबर ऐसे तुम चुन लिए 1 और 1.1, ठीक है। इसका मतलब इसके बीच में इन्फिनिटिव रैशनल नंबर होंगे। देयर आर इन्फिनिटिवली मेनी रैशनल, मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में हम जितने चाहें उतने नंबर रैशनल निकाल सकते हैं। एक्चुअल में रैशनल और इरेशनल दोनों इन्फिनिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट, तो बताता है ना नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता, हो सकता है वो रैशनल हो या फिर इरेशनल हो, ठीक है, लेकिन यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। या यूं कहें, हर एक रैशनल नंबर के लिए एक यूनिक पॉइंट नंबर लाइन पे बना हुआ है पहले से। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अगर r को हम रैशनल नंबर, s को इरेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रैशनल प्लस इरेशनल या रैशनल माइनस इरेशनल, रैशनल इंटू इरेशनल, रैशनल अपॉन इरेशनल, मतलब रैशनल एंड इरेशनल के फॉर्म में अगर हम कोई भी ऑपरेशन करें, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो हर बार वो क्या मिलेगा हमें, इरेशनल ही मिलेगा। इसी बेसिस पे जैसे 2 + √3 √2 हो गया, ये रैशनल और ये इरेशनल, तो हम मिला करके इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात इसमें क्या रह गई, जो समझना है हमें कि पाई हमारा क्या है, रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.1415, ऐसे ये चलता रहता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। अगर कोई कंफ्यूज करने के लिए तो मैं बोलेगा कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो उससे बोलना नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये तो अप्रॉक्स वैल्यू होती है जो हम लेकर के चलते हैं, बट एक्चुअल वैल्यू इसकी पाई की क्या होती है, 3.1415 होती है। और ये क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, और ये इरेशनल होता है, ठीक है। तो पाई हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होगी, 3.1415 डैश डैश आगे अगर लिखा हुआ तो इरेशनल होगा। और एक बात याद रखना है कि हर एक रैशनल नंबर के बाद
एक इरेशनल नंबर, फिर एक रैशनल, फिर एक इरेशनल, मतलब ये अल्टरनेट नंबर लाइन पे चलते रहते हैं। मतलब जैसे 3.14 ये एक रैशनल नंबर अगर है तो इसके जस्ट बाद वाला क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ये सारी बातें बिल्कुल ध्यान से समझनी है तुमको, एक बार दो बार जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उसको रिवाइज करो, सबसे ज्यादा मेन फंडा यही है, यही आगे तुम्हारे काम आएगा। अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करते हैं, बीच बीच में मैं फिर से एक बार रिपीट करता रहूंगा, बताता रहूंगा तुम्हें, ठीक है। अब आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ऊपर वाले डेफिनेशन या जो हमने चीजें समझी उसी के बेसिस पे ये बताए गए हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कह रहा है पहला, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, हर एक होल नंबर एक नेचुरल। तो सबसे पहले ये सोचो होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर अभी हमने पढ़ा 0 1 2 3, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3, ये सब हमारे नेचुरल। तो क्या कर रहा है, एवरी होल नंबर इज अ, तो हर एक होल नंबर, जैसे ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल है, लेकिन ये 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो हर एक होल नंबर के लिए ट्रू नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, इसमें लिखोगे 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, नॉट अ नेचुरल नंबर। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड पॉइंट कर रहा है एवरी इंटीजर इज, हर एक इंटीजर क्या रैशनल नंबर है। तो इंटीजर क्या होते थे, -1 -2 0 1 5, ये सब हमारे इंटीजर होते थे। और रैशनल नंबर क्या होते थे हमारे पास, जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हैं सबके नीचे 1 लगा सकते हैं ना, 1 लगा सकते हैं, मतलब सबको हम रैशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि एवरी इंटीजर, यहाँ पे लिखना एवरी इंटीजर कैन बी रिटन in the form of p/q, can be written in the form of p/q, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में हम हर एक इंटीजर को लिख सकते हैं, इसलिए हमारा एवरी इंटीजर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ये मिल गया हमें ट्रू, ऊपर वाला क्या मिला हमें, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, कह रहा है क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर हो सकता है, तो नहीं हो सकता। जैसे 2/5 है, और हम इसको इंटीजर नहीं ना बना सकते, ये तो फ्रैक्शन ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया। एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल दे दो, एवरी रैशनल नंबर, जैसे हमने लिख लिया, इसे लिख लो 2/5 कैन नॉट बी एन इंटीजर, कोई भी ये इंटीजर नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको गलत मानेंगे। कितनी बात क्लियर हो गई। सेकंड एग्जांपल, इसको समझो, कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो तुम्हें बताया था 2 रैशनल नंबर के बीच में हम इन्फिनिटिव नंबर लिख सकते हैं, ये तो फिर भी 5 ही पूछ रहा है, तो 1 और 2 के बीच में। तुम्हें बताया था रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनके डेसिमल क्या हो, टर्मिनेटिव हो, पूरी तरह से कट जाए। तो बहुत सारे इसमें आएंगे, तो जैसे हमने लिख दिया 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, ये सब हमारे क्या हो गए, सब के सब हमारे क्या है, रैशनल नंबर, और सब 1 और 2 के बीच में आते हैं। तो ऐसे तुम्हें जितने नंबर लिखने हैं उतने लिख सकते हैं, ये तो फिर भी 5 ही पूछ रहा था। बहुत सारे तरीके होते हैं इनके लिखने के, सबसे आसान तरीका इसमें ये था, इसको डायरेक्टली लिख सकते हो तो, ठीक है। अब आगे आओ, नेक्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इज 0 है रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है, क्या इसको तुम p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 0 कैन बी रिटन एंड 0/1, तो ये क्या हो गया, p/q का फॉर्म हो गया एंड, और यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास 0 नहीं है, तो यस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये आंसर में लिख देना तुम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर। अब देखो 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर, फिर वो ये जैसे 1 और 2 वाला बताया, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3.1 3.2 3.3 3.4, तुम्हें जितने चाहिए उतने नंबर इसमें लिख सकते हो। तुमसे 6 पूछ रहे हैं तो 6 यहाँ पे लिख देते हैं, 3.5 3.6, ठीक है। अगर मान लो कम से कम पूछता 15 रैशनल नंबर इसी के बीच में, तब तुम क्या करते, तो फिर ऐसे लिखते 3.10 और 3 और ये क्या है 3.10 3.11
3.10 लिख सकते हो, 3.11 लिख सकते हो, 3.12 लिख सकते हो, मतलब डबल डिजिट लेकर के चलते तो हमें 15 नंबर ऐसे मिल जाता। 3.01 से शुरू करते तुम, 01, 02, 03 ऐसे 14-15 नंबर जितने भी पूछता उतने हम लिख सकते थे। तो ये अपने समझदारी के ऊपर है कि तुम कितना आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो जितना बढ़िया तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा उतने अच्छे से तुम इनको क्वेश्चंस को उतने आसानी से उतने जल्दी निकाल सकते हो। नहीं तो एक सेट पैटर्न पे चलोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब समझो फ्रैक्शन वाले जो हमारा रियल प्रोसीजर है वो क्या है। ये तुम्हें अभी क्या बताया, हमने सबसे आसान तरीका क्या ढूंढा कि इसको डिवाइड कर लूं और उसके बीच में पॉइंट वाले लिख दूं जितने चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से है, 5 रैशनल नंबर चाहिए तो 5 + 1 करो, 5 + 1 कितना आएगा 6, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 3/5 × 6 करो और × 6 करो तो ये क्या मिलेगा 18/30। एंड इसी तरह से 4/5 में भी 6 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, जितने नंबर चाहिए होते हैं उतना +1 कर लेना। डिनोमिनेटर सही करने मतलब इक्वल करने के बाद का काम है, यहाँ इक्वल था इसलिए मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये हो गया 24/30। अब देखो 18 और 24 के बीच में नंबर कौन कौन से होते हैं, 19/30 लिखो, 20/30 लिखो, 21/30 लिखो, 22/30, 23/30, 24। तो अब तो ये ज्यादा हो गया, देखो ये 5 मिल गए होंगे तुमको। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से तुम्हें जितने नंबर चाहिए उतने मिल जाएंगे। ये इसका एक्चुअल प्रोसीजर हुआ। इस तरह से ही तुमको क्वेश्चंस को करने हैं। बाकी तुम्हें अगर डायरेक्टली लिखना है तो लिख सकते हो, कोई गलत नहीं काटेगा। कैसे, जैसे 3/5 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा 3/5 = 0.6 आएगा और 4/5 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो 0.8। तो 0.6 और 0.8 तो हम इसको 0.60 और इसको 0.80 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बीच का डेसिमल लिख दो, तुम्हें जितने पूछ रहा 5 ही पूछ रहा तुमसे तो 0.61, 0.62, 0.63। तो ऐसे बहुत सारे नंबर तुम लिख सकते हो, तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है, तो आसानी से अगर तुम्हें डायरेक्टली लिखना है तो ऐसे ये सब नंबर्स तुम लिख सकते हो। बाकी एक्चुअल प्रोसीजर जो है इसका ये है, तुम्हारे बुक में ये प्रोसीजर दिया है, इस तरह से तुम कर सकते हो। ठीक है, इसके पहले भी तुम क्लास 8th में जब रेशनल नंबर पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, ऐसे 1/2 करके दोनों नंबर ऐड करते थे। तो यहाँ पे नंबर क्या है 3/5 और 4/5। तो 3 और 4 7, 7/5 2 जा 10, एक नंबर ये हो जाएगा। फिर इसके और 3/5 के बीच में निकालोगे एक नंबर। तो इस तरह से भी हम करते थे, तो 1/2, 3/5 और 7/10 ले लेते थे। ठीक है, तो ये एक्चुअली 1/2 और यहाँ पे हो गया 10, 5 2 जा 2 3 जा 6 और प्लस 7 तो 13/20। तो यह भी इसी के बीच में आया, एक नंबर ये मिला, दूसरा ये मिला, ऐसे और भी नंबर्स हम निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये भी हो गया जो तुमने क्लास 8th में पढ़ रखा था, और एक ये हो गया और एक मैंने बता दिया। तो किसी भी तरीके से लिख सकते हो, बस तुम्हारा उसी के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब इसके रीजन देने हैं और बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो बताया अभी जानने का तरीका क्या है, नेचुरल नंबर लिखो 1 2 3 4, ये सब हमारे क्या है नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2। तो देखो ये 1 को हम होल नंबर बोल सकते हैं, 2 को भी बोल सकते हैं, 3, ऐसा कोई नंबर ऐसा नहीं मिल रहा जिसको होल नंबर हम नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब ये क्या हो गया ट्रू हो गया। अब इसका रीजन क्या दोगे, बिकॉज जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी होल नंबर में इंक्लूडेड होते हैं। इसमें लिख देना एवरी, या ऐसे लिख देना होल नंबर इज द कंपोजिशन ऑफ, ऐसे WHOLE, होल नंबर इज द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। होल नंबर इज द कलेक्शन या कंपोजिशन, जो भी लिख सकते हो, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो, इन दोनों का कलेक्शन होता है तो हम उसको होल नंबर तो बोल ही सकते हैं। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, कोई भी इंटीजर हुआ जैसे -2 -3 0 1, क्या हम इन सबको होल नंबर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाले इसमें काउंट नहीं होते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे, ये हो गया फॉल्स। और रीजन क्या दोगे कि जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव इंटीजर्स
आर नॉट होल नंबर, इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। ये हो गया तुम्हारा इसका आंसर। तो ये सब प्रॉपर कॉपी बना करके अच्छे से लिखते जाना एक्सरसाइज वाइज, पहले एक बार पूरा पढ़ लेना फिर लिखना, ठीक है, या साथ साथ करते जाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर हमारे पास क्या, 2/5, 3/5, तो ये होल नंबर हमारे 0, 1, 2 ये थोड़ी बन जाएंगे, ये गलत है, तो इसका क्या हो गया, फॉल्स है। क्या रीजन दोगे तुम, बिकॉज 2/5, 3/5 there are many rational number which are not the whole number, ठीक है। एग्जाम्पल के बेसिस पे तुम्हें पता ही है होल नंबर 0, 1, 2, 3 होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो एग्जाम्पल 5, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। इनको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो डिवीजन करना तुम्हें आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना और फिर यहाँ पे लिख देना। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुम्हें डिवीजन करके लिखना है। तो 3 3 जा 9, 1 बचा 10, 3 3 जा 9, 1 बचा 10, 3 3 जा 9, 1 बचा 10, ये ऐसे चलता रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.3 पे बार, पॉइंट के बाद वाला डिजिट देखो ये रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए हम इसको बार बोलते हैं, बार लगाते हैं। 3.3 बार इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बार। 3.3 बार, क्यों हमने पढ़ा बार, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। अब 7/8 यहाँ भी लॉन्ग डिवीजन करके लिख लेना, 0 पॉइंट लगाओगे 70 होगा, 8 7 जा 8 8 जा ले जाओ पहले, 8 8 जा 56, नहीं 8 8 जा 64, 6 हो गया 60 हो गया, 8 7 56, 4 हो गया 40, 8 बचे 40, तो ये आ जाएगा 0.875, ठीक है। अच्छा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो ये किस तरह का है, हमने 3 तरह के पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे, एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप के, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये किस तरह का, खत्म नहीं हो रहा था, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और किस तरह का है, रिपीटिंग है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नेक्स्ट देखो क्या है, 7/8 का 0.875, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 1/7, 1/7 को जब डिवाइड करोगे तो ये 0.7 10 हो गया, 7 1 जा 7 3 हो गया 30, 7 4 जा 28, 2 हो गया 20, 7 2 जा 14, 6 हो गया 60, 7 8 जा 56, 4 हो गया 40, 40 7 5 जा 35, और 7 7 जा 49, फिर से 1 4 फिर यही आ जाएगा, मतलब ये रिपीटिंग हो गया। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक हमें प्रॉपर्टी समझनी है कि जो डिनोमिनेटर है इनका, इसके डिनोमिनेटर को हम नहीं लिख सकते किसके, 2 और 5 के फैक्टर के फॉर्म में, 2 और 5 के फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। इनको हम लिख सकते हैं जैसे 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0, इसको हम लिख सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग आ गया। और इसको भी नहीं लिख सकते 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ये भी क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब 2 और 5 के फैक्टर अगर सिर्फ मिल रहे हैं डिनोमिनेटर में तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसको भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। अब देखो इधर हमें जो रिपीटिंग वाले हैं और नॉन रिपीटिंग, मतलब एक तरह से जो डेसिमल वाले हैं, इनको हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में p/q के फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि सो दैट इज ए रेशनल नंबर, यानी p/q के फॉर्म में अगर आ जाता तो रेशनल नंबर है। एक चीज हमने और पढ़ा था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा वो भी रेशनल नंबर होगा, तो ये टर्मिनेटिंग है मतलब रेशनल नंबर तो है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें 3.142678, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो पॉइंट के नीचे क्या लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं, फिर जितने पॉइंट जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगा देते हैं।
तो ये हमारा एक तरह से क्या आ गया 3 1 4 2 6 7 8 डिवाइडेड बाई 1 के आगे 6 0 लगा दो, ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे q की वैल्यू क्या है 0 नहीं है, ये हमारा रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर ये रिपीटिंग वाला होता तो क्या करते, जैसे 0.3 पे बार है, ठीक है, तो इसमें एक टर्म समझना, बुक के अकॉर्डिंग नहीं, ये तुम्हें समझने के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म, किसका स्टैंडर्ड फॉर्म, रिपीटिंग वाले डेसिमल का स्टैंडर्ड फॉर्म। वो क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि पॉइंट के जस्ट बाद रिपीटिंग वाला डिजिट स्टार्ट हुआ। जैसे कि इसमें क्या है 0.3 बार है, तो 0.3 बार है, तो पॉइंट के जस्ट बाद ये रिपीटिंग वाला डिजिट स्टार्ट हुआ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। एक जैसे अगर दे देता 0.235 और 35 पे बार दे देता, तो मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये स्टैंडर्ड कब होता, जब ये कुछ ऐसा लिखा होता 2.35 पे बार, मतलब पॉइंट के जस्ट बाद रिपीटिंग वाला डिजिट जब स्टार्ट हो जाए तब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तब तो ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला काम हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना हुआ। तो पहले ये चेक करो 0.3 बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ठीक है। अब इसको पहले x इक्वल टू सपोज कर लेते हैं, तो x इक्वल टू लेट किया हमने क्या 0.3 का बार, चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीधे इक्वेशन नंबर 1 मानना है तुम्हें। इक्वेशन नंबर 1 किसको मानेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अब इसके बाद देखोगे कि कितने डिजिट रिपीटेड है, तो 3 सिर्फ रिपीटेड है, तो कितना डिजिट है 1 डिजिट है। 1 डिजिट है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई बाई 10। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 10x इक्वल टू, अब देखो 0.3 बार का क्या मतलब है पहले उसको समझो। तो 0.3 बार का मतलब क्या है 0.3333। तो जब इसमें तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 3.33333। ये बार बार आ रहा है तो इसको फिर से क्या लिख सकते हैं 3.3 पे बार लिख सकते हैं। ये क्या मिला 3.3 पे बार, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 2 में से 1 को माइनस कर देना, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 करोगे तो इधर देखो 10x में से x गया तो क्या बचा 9x, और इधर 3.3 बार में से 0.3 बार जब घटाओगे तो ये 0 और ये क्या बचा 3, यानी इधर क्या बचा 3 बचा। तो अब इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, या इसको हम रिड्यूस फॉर्म में 1/3 लिखेंगे, तो ये p बाई क्यू का फॉर्म आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है 1.27 पर, तो पॉइंट के जस्ट बाद यहाँ पे रिपीटेड वाला डिजिट स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको x इक्वल टू सपोज करेंगे, जैसे अभी किया लेट x इक्वल टू क्या 1.27 बार। चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें 2 डिजिट रिपीटेड है, कितने डिजिट रिपीटेड है, नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितने हैं 2 डिजिट रिपीटेड है, इसलिए मल्टीप्लाई किससे होगा 100 से, तो मल्टीप्लाई बाई 100। इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें 100x मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा 100 से मल्टीप्लाई करने में देखो 1.272727 पे बार था, तो जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई तो 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो 1.272727 पे बार ये अभी भी बचेगा, तो इसको 127 का बार लिख सकते हैं, तो 127.27 का बार लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो और 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो 100 में से x गया 99x, और इधर जब माइनस करोगे तो 126, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 126 अपान में 99। इसको रिड्यूस कर सकते हो 3 से काट दो, तो 3 4 जा और 3 2 जा और 3 से ये 39, 3 से भी और कट रहा है शायद, तो ये कट जाएगा 3 से, तो ये आ जाएगा 11, और 3 से ये कट जाएगा तो 14, तो 14/11 ये रिड्यूस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, तो ये p बाई क्यू का फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखो
सो दैट 0.235। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले x इक्वल टू सपोज तो करेंगे, लेकिन इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं मानेंगे। लेट x इक्वल टू क्या 0.235 पे बार, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, तो ये 0.235 पे बार, पॉइंट जस्ट बाद का पहले कहाँ होना चाहिए, बार वाले के पहले, यानी 2.35 के बार में इसको लिखना है। तो ऐसा करने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.35 पे बार। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, इसलिए हम इसको x मान लेंगे। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तब हम देखते थे नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट, तो यहाँ पे 3 और 5 दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1 इंटू 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 इंटू 10 ये हो जाएगा 1000x, और 100 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो दो डिजिट आगे खिसकेगा 35। अब पॉइंट के बाद इधर क्योंकि 35 चलता जा रहा था, इसलिए 35 और आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को घटाओ, तो 1000 में से 10 गया तो क्या बचा 990, और इधर घटाओगे तो क्या आएगा 233, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 233 अपान में 990, तो ये p/q के फॉर्म में आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अभी इस पे बेस्ड कुछ और कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी करेंगे हम। पहले ये देखो, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इर्रेशनल नंबर लिखना है 1/7 और 2/7 के बीच में, तो इसके कई सारे प्रोसीजर हो सकते हैं। सबसे आसान प्रोसीजर तुम्हें क्या था, जो पॉइंट वाला तुम्हें बताया था। एक तरीका और हो सकता है, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करो 1/7 इंटू 2/7 और रूट के अंदर बंद कर दो, तो ये √2/7 एक तरह से आ गया, तो ये इर्रेशनल नंबर हो गया इसी के बीच का। तो एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर 1/7 को तुम करो डिवाइड, तो जब तुम 1/7 को डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट अभी हमने उधर डिवाइड किया था ना, 14285 का बार आया था। ऐसे जब तुम 2/7 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.285714 का बार आएगा। अब इसके बीच का कोई ऐसा नंबर लिख दो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, तो 0.14 ये दो डिजिट स्टार्टिंग वाले ले लो, 0.28 के बीच में जैसे 0.15 आता है, तो 015 0015 ऐसे चलता जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल हो गया। तो ऐसे एक से ज्यादा भी लिख सकते हो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है तुम्हारे पास इरेशनल नंबर लिखने का कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म लिख दो। बाकी एक पैटर्न ये हो गया, एक पैटर्न ये हो गया, ये ध्यान रखना, आगे से ये तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये इरेशनल नंबर इसके बीच का हो गया। एक ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1.3 एक्सरसाइज का। ये एक टाइप के क्वेश्चन हमने एक साथ कलेक्ट कर लिए, नहीं कि 1.1 के बाद 1.2 ही स्टार्ट होगा। तो जो एक तरह के क्वेश्चन थे इस पे बेस्ड, जो टॉपिक अभी हमने तुम्हें समझाया वो एक तरह के एक पास हमने कर लिए, फिर नया टॉपिक समझाऊंगा तो फिर उस तरह वाले क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। इस तरह से हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखो और फिर ये बताओ कि वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है किस टाइप का। किस टाइप का क्या मतलब है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, वो बताना है। तो जब इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे, मतलब जब इसको तुम डिवाइड करोगे, तो ये हमें क्या मिलेगा 0.36 को डिवाइड करके देखो क्या मिलेगा 36/100 को 0.3, ये क्या मिला हमें टर्मिनेटिंग मिला। नेक्स्ट वाले में 1/11 को डिवाइड करो तो 0.0, ये सब लॉन्ग डिवीजन करके तुम देख सकते हो, फिर यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेना 0.9, ऐसे ये चलता रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.09 पे बार। तो ये क्या मिला हमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग। नेक्स्ट देखो 1/11 के बाद 4, इसको लिख सकते हैं 33/8, डिवाइड करो जरा 33/8 को डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 4.125, ये कैसा मिला हमें टर्मिनेटिंग मिला। नेक्स्ट देखो 3/13 डिवाइड करो, ये मिलेगा हमें 0, डिवाइड करके देख लेना 2300692 इसके बाद फिर से यही चीज रिपीट होगा, फिर से 07 से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये रिपीटिंग हो गया। ये कैसा मिला
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मिला। ठीक है, नेक्स्ट 2/11 को डिवाइड करो, तो 2/11 जैसे 1/11 अभी किया था ना, उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.1818, यानी इसको लिख सकते हैं 0.18 का बार। ये कैसा मिला? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग। नेक्स्ट और क्या बच रहा है? 329/400, इसको डिवाइड करो तो ये क्या मिलेगा? 0.8225। ये कैसा मिला? टर्मिनेटिंग मिला। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जो भी टर्मिनेटिंग मिल रहे हैं वो देखो टर्मिनेटिंग कौन कौन से मिल रहे हैं। एक ये वाला टर्मिनेटिंग है और एक ये वाला टर्मिनेटिंग है, बस यही दो तुम्हारे पास टर्मिनेटिंग दिख रहे हैं। कि अभी टर्मिनेटिंग है, 3 टर्मिनेटिंग है। तो इनका जो डिनोमिनेटर है, जब तुम इनका फैक्टर करोगे, मतलब इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद करना फैक्टर, जैसे 4 से इसको कट कर देना पहले 9 और 4 से इसको कट कर देना 25। अब 25 को फैक्टर करोगे तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 0, ये 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग हुआ। ये देखो 11 को हम 2 के फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया। जैसे 2 5 के अलावा कुछ और दिखे तो समझ लेना कि वो नॉन टर्मिनेटिंग वाला, और अगर रेशनल है p/q इसका मतलब वो रिपीटिंग होगा। ऐसे यहाँ पे टर्मिनेटिंग था, इसका फैक्टर में देखो 2 2 2 सिर्फ 2 आएगा। ऐसे ऊपर वाले में 5 इंटू 5 आ रहा था सिर्फ। ऐसे यहाँ पे 400 वाले में जब तुम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 2 2 4 2 2 5 5। तो 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं दिखेगा। मतलब फैक्टर करने पे अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 दिखता है तो वो टर्मिनेटिंग ही होगा। मतलब बिना डिवाइड किए हम बता सकते थे कि ये टर्मिनेटिंग हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। 2 और 5 के अलावा देखो यहाँ पे 11 जैसे मिला, लिख देना नॉन टर्मिनेटिंग। चूंकि रेशनल है इसका मतलब ये क्या होगा? रिपीटिंग होगा, क्योंकि इरेशनल में नॉन रिपीटिंग वाले जाते थे, नॉन टर्मिनेटिंग वाले। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो 1/7 0.142857, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन? इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे वो कैसे हमें बताना है? बाई लॉन्ग डिवीजन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिवीजन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन हम यहाँ पे कर लेते हैं। और भी तरीके होते हैं, पहले हम डिवीजन करके इसको समझेंगे। तो 7 से डिवाइड करो 1 को, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले। यहाँ पे 10 आ जाएगा, 7 1 जा 7, क्या बचा? 3 बचा, 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 बचा 20, कितना बचा? 7 2 जा 14 और ये हो गया 6 60, 7 8 जा 56, 56 के बाद क्या बचा? यहाँ पे 4 बचा, तो हो गया 40, 7 5 जा 35, 35 के बाद क्या बचा? 5, हो गया 50, 7 7 जा 49, 49 के बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। 1 बचेगा, फिर से यही स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इस पे बार आ जाएगा। यूँ लिख सकते हैं हम। ये 1/7 की वैल्यू क्या हो गई? 0.142857 पे बार। अब देखो हमें 2/7 लिखना है, तो देखो 2 रिमाइंडर कहाँ पे आया है? तो 2 रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे आया था। 2 रिमाइंडर जब 30 में से 28 गया तो 2 रिमाइंडर बचा। तो इसके पहले हम 2 बार डिवीजन कर चुके हैं, एक इधर और एक इधर। तो 2 बार डिवीजन कर चुके, तो 2 डिजिट छोड़ दो। 2 डिजिट छोड़ने के बाद क्या बचेगा? 2857, फिर से 1 4 रिपीट कर दो, ये रिपीटेड हो गया। अब 3/7, तो इसके लिए देखो 3 रिमाइंडर कहाँ पे आया था? तो 3 रिमाइंडर यहाँ पे आया हुआ है। तो इसके जस्ट पहले सिर्फ एक बार डिवीजन हुआ है, तो एक डिजिट छोड़ दो। एक डिजिट छोड़ने के बाद क्या बचेगा? 4 2 8 5 7। अब जो डिजिट तुमने छोड़ा था उसको फिर से लिख दो, ये इसका हो गया 3/7। इसी तरह से 4/7 के लिए 4 देखो रिमाइंडर कहाँ पे आया? 4 रिमाइंडर यहाँ पे है, तो इसके पहले 1 2 3 4 बार डिवीजन हो चुका है, तो 4 डिजिट छोड़ दो। 4 डिजिट छोड़ने के बाद क्या बचेगा? 5 और 7। अब जो डिजिट तुमने छोड़ रखे थे उनको भी लिख दो, तो ये इस पे बार लगा दो, तो ये हो गया 4/7। इसी तरह से तुम 5/7, तो 5/7 के लिए देखो रिमाइंडर 5 कहाँ पे आया? तो रिमाइंडर 5 यहाँ पे है। इसके पहले डिवीजन कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 और एक ये 5 बार, तो 5 डिजिट, 2 2 4 और 1 5 डिजिट में, तो 7 बचा। तो 0.7
और उसके बाद जितने बच गए वो लिख दो 14285। तो ये हो गया। ऐसे 6/7, तो 6/7। अब 6 देखो रिमाइंडर कहाँ पे आया था, 6 रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आया था जब 20 में से 14 गया था। तो इसके पहले डिवीजन 1 2 3 बस 3 डिजिट छोड़ दो, तो क्या बचा 0.8, 0.85, उसके बाद 7142। तो इस तरह से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/7 2 दूसरा तरीका इसमें क्या था कि तुम्हारे पास 1/7 की वैल्यू है। 1/7 क्या था, 0.14285 एंड 7। तो अब तुम्हें 2/7 अगर लिखना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना तो सबको पता ही है, 14285 मल्टीप्लाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना, तो ये आ जाएगा 2857114। इस पे बार इसी तरह से तुम 3/7 4/7 और 5/7 6/7 सारे नंबर लिख सकते हो। तो ये 2 तरीके हो गए तुम्हारे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट, ठीक है। करेक्ट, कितने ऐसे डिजिट होंगे जो इसमें रिपीट हो सकते हैं मैक्सिमम। तो ये कैसे पता चलेगा तुम्हें, इसके लिए 1/17 को डिवाइड करेगा। तो जैसे 1/7 में जो रिपीटेड डिजिट्स मिल रहे थे कौन कौन से थे, 0.14285 तो 2 2 4 2 6 डिजिट मिल रहे थे, यहाँ 7 था तो 6 डिजिट मिल रहे थे। तो इसमें देखना है कितने डिजिट मिलेंगे। तो इसमें हमारे हिसाब से जैसे इससे एक कम मिला था तो 16 डिजिट मिलने चाहिए। फिर हमें क्या पूछ रहा है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो चेक करना है कि क्या ये बात सही है, ऐसा हो सकता है। तो हम चेक करते हैं कि सही है या गलत है। तो उसके लिए हमें डिवीजन करेंगे। तो कितने डिजिट मिलेंगे, 17 डिजिट का था, इसमें मिलेंगे कितने, 16 डिजिट मिलेंगे रिपीटेड वाले। ये अब इसको डिवाइड करके हम देखते हैं। 1/17 देखो डिवीजन आता है सबको, ठीक है। तो डिवीजन लेकिन सावधानी से करना, मैं फिर भी एक बार करके तुम्हें दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो तो उसको देख सको तुम। तो ये 17 से डिवाइड करना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे 1 है तो 17 पहले पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 10, डिवीजन नहीं हो रहा है तो 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 100। तो 17 5 जा 85। अब घटाओ इसको, क्या बचेगा 15, पॉइंट लगाइए तो 150, फिर 17 बटे 136 136, कितना बचा यहाँ पे 14। तो ये हो गया 140। अब देखो क्या बचेगा 140। अब ये कितनी बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा 136, घटाओ जरा 136 140 में से ये बचा 4, तो कितना हो गया 40। तो 7 3 2 जा 17 34 34, 6 हो गया 60। अब इसके बाद में 3 जा 51। अब क्या बचा 51 के बाद 9 और ये हो गया 90। अब कितनी बार ले जाएंगे, मैं डिजिट यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ ताकि फिर 3 के बाद हमारे पास 7 5 जा, अब मैं इसके आगे लिखूंगा नीचे, बार बार ऊपर करना ठीक नहीं है, 5 तक यहाँ रहने दो, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास 3 तक था ना, 7 3 जा 17 51 और 9 60। अब जाएगा 17 बचे, हाँ ठीक है 85, ठीक है ना। 5 बार यहाँ तक हम लिख चुके हैं, ऊपर 5 बचा 50। अब इसके आगे वाले डिजिट में लिख रहा हूँ, ठीक है 50। तो 17 दूनी 34, 5 के बाद ये हो गया 34। अब क्या बचेगा 34 और 6 40 और 10 50, 16 हो गया, ये 160 17 9 153, 153 के बाद अब क्या बचेगा फिर 153 और 7 60, ये हो गया 70। अब 17 चौको 68 68 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 20 हो जाएगा। तो 17 1 जा 17, क्या बचा 3 30, फिर 1 बार ले जाना पड़ेगा 30, तो क्या बचा 3 20 और 10 30। अब ये हो गया 13 के बाद ये हो जाएगा 130, तो फिर 17 सते 119, 119 के बाद अब ये क्या बचेगा 19 और 1 20 और 10 30। अब ये बचा 11 120, 17 छक्का 102, क्या बचा 8, हो गया 80। अब इसके बाद में 17 चौको 68, 6 के बाद 4, 17 चौको 68। अब क्या बचा
2 70 और 10 80 120, फिर 17 सत्ते 119, फिर एक। अब देखो फिर से वापस एक आ जाएगा, अब रिपीट होगा। अब एक बार पूरे डिजिट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 0.1/17 बराबर क्या आ गया, 0.058 ऊपर से नोट करके लिखते जाना, 2 3 5 फिर 2 9 4 1 1 7 6 4 7, इसके बाद रिपीट हो रहा था यही, फिर से 1 आ गया था। देखो कितने डिजिट हो गए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और एक ये, तो कितने डिजिट हो गए, 16 डिजिट। तो हमारा जो आंसर था, जो हमने गेस किया था, वो क्या था, सही था। तो इस तरह से तुम डिवीजन कर सकते हो खुद से, अपने तरीके से प्रॉपर वे में कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, लुक द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। कह रहा p बाई क्यू के फॉर्म में कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखो जो क्या हो, जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो p और q में, और टर्मिनेटिंग टाइप के हों। फिर q में क्या प्रॉपर्टी होगी, ये हम पहले भी तुम्हें बता चुके हैं, ठीक है ना। अभी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जैसे अभी इसके पहले जो एग्जाम्पल हमने लिखा था, ये कौन सा, 36/400, तो उसमें क्या था, डिवीजन, ये ऐसे लिख सकते हो तुम। चलो अभी तो एक एग्जांपल ऐसे सिंपली ले लेता हूँ, 2/5 एक ले लो, ठीक है। इसका डेसिमल देखो, जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.24 टर्मिनेटिंग आ गया, क्योंकि इसमें बोला है कि कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए और टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। और कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे तुम ले सकते हो 33/8 था हमारे पास, 33/8, तो इसका क्या आया था, 4.125 आ गया, ये भी टर्मिनेटिंग है और दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो तुम, एक और कोई बड़ा लेना है तो बड़ा भी ले सकते हो, जैसे 589 में मान लो 250 हो गया, लेकिन अब इसमें तुम्हें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड करने पर हमें मिल रहा है 2.356। तो ये सब हमारे एक तरह से एग्जांपल हो गए टर्मिनेटिंग की। अब इसमें कह रहा था क्यू की क्या प्रॉपर्टी है, तो ये जो क्यू का फैक्टर है, तो इसको लिखोगे 5 × 1, इसका फैक्टर सिर्फ 5 मिला एक तरह से, और इसके फैक्टर में 2 × 2 मिला यहाँ पे क्यू में, यहाँ पे क्यू में ये मिला, और इस वाले क्यू में जब इसका 250 का फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, पहले से 2 × 5 × 5 × 5 ये मिलेगा तुम्हें। तो देखो जितने भी इसके डिनोमिनेटर हैं सब में या तो 2 दिख रहा है या तो 5 होगा, मतलब q क्या होगा, q कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर ऑफ 2 and 5 ओनली, मतलब 2 और 5 के अलावा इसमें कुछ और नहीं दिखेगा, तभी जाकर के वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये प्रॉपर्टी इसमें शो हो रहा था। राइट द 3 नंबर्स विच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हमें ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं, 3 ऐसे नंबर लिखने हैं, 3 नंबर्स जिनके जो डेसिमल हो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। तो मैं बताया था कोई भी इरेशनल नंबर होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, कोई भी इरेशनल नंबर √2 √3 पाई, ये सब हमारे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। जैसे इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे 1.41, ऐसे चलता जाएगा, 41 या 14 जो भी होता है वो लिख लेना, 1.732 ये भी चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, ये होता है 3.1415, ऐसे चलता रहेगा। ये सब हमारे नंबर हो गए जिनका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ऐसे और भी एग्जांपल तुम लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, 5/7 और 9/11 के बीच में इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला काम तो मैं बताया, तो सबसे आसान तरीका इसको डिवाइड करो। तो 5/7 को डिवाइड करोगे तो 0.714 ऐसे चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, या रिपीटिंग भी हो सकता है, कुछ रिपीट होगा आगे, तो हम पूरा डिवाइड नहीं कर रहे हैं इसको। जैसे 5/7 ऊपर अभी निकाल रखा था ना हमने, 9/11 को अगर तुम डिवाइड करोगे, लिख ही देता हूँ क्या, 74285, ये इस पे रिपीट होगा, ये लिख देते हैं। 9/11 हमारे पास है, तो इसको डिवाइड करो, तो 9/11 डिवाइड करते ही हमें क्या मिलेगा, डिवाइड तो करना पड़ेगा तुम्हें, 0.81 मिलेगा। एक बार डिवाइड कर लो, देखो ये हो जाएगा 90, 11 8 जा 88, 2 बचा 20, 11 कम 11, 9 बचा 90, 11 8 88, फिर 2 बचेगा 20, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ये भी रिपीटिंग हो गया एक तरह से,
81 का रिपीट हो गया और यहाँ पे इसका रिपीट हो गया। तो हमें क्या करना है, इर्रेशनल नंबर लिखना जो इसके और इसके बीच में होगा। तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट ये पकड़ लो, मतलब इसको 0.71 लिख लो और 0.81। तो 71 और 81 के बीच में कोई भी 3 नंबर चूज करो, ठीक है। तो जैसे हमने चूज कर लिया 0.72, 0.73 और एक नंबर ले लेते हैं 0.74। कोई भी नंबर तुम ले सकते हो। अब यहाँ पे 072, 0072, 0072 ऐसे लिख देना ताकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाए। सेम वर्क तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गए तो इसका मतलब ये इर्रेशनल हो गए, हमारा काम कंप्लीट होता है। तो इस तरह से तुम इर्रेशनल नंबर लिखने की प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल। हमें बताना है रैशनल कौन सा है, इर्रेशनल। तो हमें बताया था रूट के अंदर अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, मतलब जो फैक्टर करने पे पेयर्स नहीं बनाते हैं, वो हमारे इर्रेशनल नंबर आएंगे। और कोई भी रैशनल और इर्रेशनल के बीच में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं और तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर मिलेगा। तो √23 ये हमारे पास क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि √23 का बाहर नहीं आएगा। ये √225 इसका जब फैक्टर करोगे तो ये 15 बाहर आ जाएगा, 15 × 15 बन जाता है, इसलिए क्या हो गया, रैशनल हो गया। ये देखो टर्मिनेटिंग है, तो मैं बताया था जब भी टर्मिनेटिंग होगा तो ये क्या होगा, रैशनल होगा। ये देखो 478 अगर ध्यान से देखो तो इस पे बार है, तो 7.478 पे बार, जब भी बार वाला आएगा तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। क्यों, क्योंकि ये रिपीटिंग वाला, इसको P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो 10, 100, 1000, फिर 10,000 ऐसे चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब ये क्या है, इर्रेशनल है। ये रैशनल और इर्रेशनल इस तरह से तुम छांट सकते हो। और भी क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल 12, इसमें भी हमें रैशनल और इर्रेशनल। तो ये 7 × √5, तो 7 रैशनल है लेकिन √5 इर्रेशनल। तो बताया था रैशनल इंटू इर्रेशनल या रैशनल प्लस इर्रेशनल, रैशनल डिवाइड इर्रेशनल, हर बार क्या मिलेगा, इर्रेशनल मिलेगा। इसी तरह से 7/√5 होगा, यह भी क्या मिलेगा, इर्रेशनल। इसी तरह से √2 + 21, तो ये क्या है, इर्रेशनल प्लस रैशनल, तो हमेशा क्या देगा, इर्रेशनल। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इर्रेशनल। और क्या बच रहा है, π-2, यह भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो 1.5 का एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है, ये भी इसी पे बेस्ड है। देखो क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल इर्रेशनल, तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। क्यों, क्योंकि रैशनल माइनस इर्रेशनल हमेशा इर्रेशनल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 3। ये क्या है हमारा रैशनल नंबर। ये देखो √7 कट जाएगा तो क्या बचा, 2/7 बचा, तो ये क्या हो गया, रैशनल, P/Q का फॉर्म आ गया। ये इर्रेशनल, क्योंकि रैशनल अपॉन इर्रेशनल है। ये पाई बताया था तुम्हें इर्रेशनल, 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी ये क्या रहेगा, इर्रेशनल। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज 1.2 पे आ जाओ। रैशनल इरेशनल वाले लगभग कंप्लीट हो गए, कुछ नंबर लाइन पे बेस्ड और क्वेश्चन है, ये इसको भी देख लेते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो हमें पता है रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो कोई भी इरेशनल होगा तो जाएगा तो रियल नंबर में ही। ये हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ये हमारे पास ट्रू हो गया। क्यों, बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल बोथ। रियल नंबर इक्वल टू क्या, रैशनल प्लस इरेशनल बोथ। तो ये रीजन में लिख देना कि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल बोथ। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कह रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब के सब किसके फॉर्म में होते हैं, सब के सब √m के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे m क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, रूल नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6 ऐसे लिखोगे। तो जब तुम इसका डेसिमल लिखोगे तो ये क्या आएगा, ये तो नहीं रहेगा, ये 1.41, 1.73 और ये 2। इन दोनों नंबर के बीच में 1.73 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं नंबर लाइन पे, वो तो इसमें रिप्रेजेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है।
या यूं समझ सकते हो जितने भी स्क्वायर रूट होंगे इनका कोई भी पॉइंट निगेटिव नहीं होगा, जबकि रेशनल नंबर इस पे नंबर लाइन पे तो प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो इसलिए इसमें ये कंडीशन क्या आएगा, फॉल्स। और इसका रीजन क्या दोगे कि अंडर रूट, या ऐसे लिख देना जीरो या कोई भी नेगेटिव नंबर, एनी नेगेटिव नंबर और जीरो कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। ये लिख देना। क्या लिखोगे कि ये कंडीशन फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जितने भी निगेटिव नंबर या जीरो वाले हैं वो सब हमारे क्या है, अंडर रूट ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मेट नहीं है। या दो अंडर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्मेट के बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर आते हैं जिनको हम अंडर रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज ए इर्रेशनल नंबर। तो रियल नंबर इर्रेशनल नंबर जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रैशनल और प्लस इर्रेशनल, तब मिला करके रियल नंबर बनता है। ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों? फिर वही रीजन, बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट रैशनल एंड इर्रेशनल बोथ। क्या लिखोगे, रियल नंबर कंसिस्ट रैशनल एंड इर्रेशनल बोथ, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। कर रहा है हर एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इर्रेशनल होगा? नहीं। क्यों नहीं? उसके एग्जाम्पल देने हैं। तो जैसे अंडर रूट वन हमारे पास इर्रेशनल नहीं मिलेगा क्योंकि अंडर रूट वन की वैल्यू वन होती है, रैशनल मिल गया। अंडर रूट टू चलो मान लिया इर्रेशनल मिलेगा, ये तो होगा ही। रूट थ्री भी इर्रेशनल होगा। रूट फोर अगर करोगे तो ये टू आ जाता और ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। इसमें एग्जाम्पल देना था। पहले तो एक कंडीशन दे देना। कंडीशन क्या होगा कि ये फॉल्स है। एग्जाम्पल, रूट फोर, रूट नाइन, ये सब हमारे क्या है, बोथ आर रैशनल नंबर है, तो ये दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब देखो कुछ इस पे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पहले उनको देखते हैं। उसमें कौन कौन से रूल फॉलो होंगे। सिंपल रूल फॉलो होते हैं जो तुम पहले भी क्लास 8 में पढ़ चुके हो, वही एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अंडर रूट में ए भी है तो उसको मतलब अंडर रूट ए अंडर रूट बी। जैसे अंडर रूट में 6 है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, क्योंकि 6 के दो फैक्टर होंगे ना, ऐसे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अंडर रूट ए बाई बी फ्रैक्शन में अगर लिखा हुआ है 2/5 तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 अपन में अंडर रूट 5। ऐसे यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर से रूट गायब हो जाता है, माइनस बी स्क्वायर, तो इसलिए b बचेगा। सेम एग्जांपल यहाँ पे भी है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सब बेसिक फार्मूले जो हम पहले से जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। इस तरह से हम इसको ओपन कर लेंगे। ये देखो एक रेशनलाइज, अगर कोई भी ऐसे इस फॉर्मेट में लिखा उसको रेशनलाइज करना है, तो जैसे 1/√3 प्लस √2 लिखा है तो इसमें हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 माइनस √2, मतलब यहाँ पे जो भी साइन रहेगा, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे अपोजिट साइन करके, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशनलाइज होगा। रेशनलाइज करने का क्या मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे रूट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रूट नहीं होना चाहिए। यहाँ से रूट हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना या किसी भी तरह से हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये पावर्स वाले हैं, ये भी पढ़ चुके हो तुम क्लास 8 में। अगर बेस सेम होते थे तो पावर क्या होते थे, ऐड होते थे। वही रूल है यहाँ पे, पावर का पावर तो पावर मल्टीप्लाई, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाते थे। ये दोनों पावर सेम है, बेस अलग है, तो दोनों बेस एक जैसे 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5, हम इसको 2 इंटू 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे यहाँ पे ये समझना ध्यान से, थोड़ा इसको थोड़ा क्रिटिकल टाइप तुमको लगेगा, समझा देता हूँ मैं कैसे। इसको देखो a का पावर हम क्या लिख सकते हैं, इसको m इंटू 1/n लिख सकते हैं। तो इसको a का पावर m और 1/, वाले को हम हमेशा क्या करते थे, ऐसे स्क्वायर रूट में लिख देते थे। जो पावर अपान में रहता था वो यहाँ स्क्वायर रूट में आ जाता था। या इसी तरह से हम इसको 1/n अंदर कर लें, बाहर m कर लें, तो 1/n का मतलब ये रूट a हो गया और इसका पावर m लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ये n था तो इसलिए यहाँ पे n रहेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका बेसिक प्रॉपर्टी वही है, पावर्स वाले अगर तुम्हें रूल्स पता है तो तुम कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 13 देखो, इनको हमें ऐड करना है, तो ऐड 2√3, तो 2√2, अच्छा इनको ऐड करना है तो बीच में प्लस लगाओ और
दोनों को ऐड कर दो, +√2 -3√3 ऐड कर दिया हमने। देखो सिमिलर टाइप वाले ऐड होंगे, जैसे x प्लस x होता है तो वो क्या बनता है 2x, उसी तरह से रूट वाला x और y की तरह बिहेव करेगा। तो √2 मतलब x मान लो, यहाँ पे जहाँ √3 है मतलब y मान लो। तो एक तरह से ये जो क्वेश्चन बन गया तुम्हारे पास, तो ये बन गया 2x प्लस 5y, और इसमें ऐड क्या करना है x माइनस 3y। तो ये ऐड करके क्या मिलता है 3x और प्लस का 2y, वही चीज है यहाँ पे। देखो ये 2 और ये x, तो 2x और x तो 3x, x मतलब क्या √2, और ये देखो 5y और माइनस 3y, 5y में से 3y गया तो 2y, y मतलब √3। तो इस तरह से हम इसको समझ करके लिख सकते हैं, मतलब जो रूट वाले नंबर होंगे वो x और y की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लाई करना है, इसमें कौन से रूल यूज होंगे, तो 6√5 इंटू 2√5, ये देखो 6 इंटू 2 ये तो हो जाएगा 12, और √5 इंटू √5, तो जब रूट में रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट गायब हो जाता है, तो ये 5 हो गया और ये 12 हो गया, तो 12 5 जा कितना आ गया 60। नेक्स्ट देखो डिवाइड करना है हमें, तो डिवाइड करने के लिए 8√15 अपान में 2√3, तो 8 से 8 2 कट गया, क्या बचा 4। तो होता है जब अलग अलग रहेंगे तो एक साथ हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या मिला 4√5 मिला। ये कौन सा रूल यहाँ पे लगा है, तो तुम्हें बताया था ना एक a/b वाला रूल था, तो इसको √a/√b लिख सकते थे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर लोगे। नेक्स्ट सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते थे, पहले ये नंबर लेते थे इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करते थे, या फिर यूं समझ सकते हो 5 + √5, ऐसे 5 को दोनों में मल्टीप्लाई किया प्लस √7 को भी दोनों में मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। तो 5 2 या 10 और प्लस 5√5 और √7 इंटू 2 करोगे तो 2√7 और √35, ये हमारे पास आंसर मिल जाएगा। इस तरह से तुम इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखो सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा a+b इंटू a-b, तो ये तो हमें पढ़ा था a+b और a-b, ये क्या बनता है हमारे पास a² माइनस b² बनता है। तो ये एग्जांपल के बेसिस पे फार्मूले से ये कर सकते हैं। तो a² मतलब 5 का स्क्वायर और फिर √5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और √5 के स्क्वायर में से जब करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 20। नेक्स्ट थर्ड वाला देखो, हमारे पास क्या है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, तो ये a+b का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और √7 का स्क्वायर 7 और प्लस 2 इंटू √21, 7 + 3 10 और 2√21, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट √7 माइनस, यहाँ पे भी a+b और a-b लगा सकते हो, ये क्या मिलेगा a का स्क्वायर और माइनस √7 यानी b का स्क्वायर, तो a² माइनस b² से ये 7 माइनस 11 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 4। नेक्स्ट यहाँ से हमें रेशनलाइज वाले क्वेश्चन मिलेंगे, हमें रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का क्या मतलब है कि तुम्हें बताया था डिनोमिनेटर से रूट गायब करना, तो यहाँ से रूट गायब कब होगा जब हम ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर क्या आ जाएगा √2 और नीचे √2 इंटू 2, √2 क्या आ जाएगा 2, तो डिनोमिनेटर से रूट गायब हो गया, मतलब रेशनलाइज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल 18, 1 अपान में 2 प्लस √3 है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √3 से, ये 2 माइनस √3 नीचे a+b और a-b, तो a² और माइनस b², तो 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1, एक तरह से 2 माइनस √3 मिल गया। नेक्स्ट 5 अपान में √3 माइनस √5 है, तो साइन बदल करके मल्टीप्लाई करते थे, तो √3 प्लस 5, √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5 ऐसे ही रहने देना, नीचे a+b और a-b, तो a² माइनस b, तो √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5, 3 माइनस 5 गया तो माइनस का 2, तो -5 √3 √5 और नीचे का 2, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/7, तो 1/7 प्लस
3√2 मल्टीप्लाई करो 7 माइनस 3√2 और 7 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 3√2 ऊपर हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी से यहाँ से हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में तो यही रहेगा 7 माइनस 3√2, डिनोमिनेटर 7 का स्क्वायर 49 और 3√2 3 3 जा 9 2 जा 18, घटा दो इसको 30, कितना आ जाएगा ये 9 में से हट गया 1 और 4 में से 1 गया 3, 30 बना गया और 7 माइनस 3√2, तो ये इसको रेशनलाइज करके ये आंसर मिलेगा। नेक्स्ट 1.5 सिंप्लीफाई करना है, अभी हम फार्मूले वगैरह पढ़ चुके हैं, उसी के बेसिस पे करना है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई पहले दोनों में होगा 3 प्लस फिर √3 का मल्टीप्लाई भी दोनों में होगा, तो 2 प्लस √2, तो 3 2 जा 6 और 3√2 प्लस 2√3 और प्लस √3 इंटू √2 तो रूट का 6, तो ये हमें आंसर मिल गया इसका। नेक्स्ट देखो a प्लस बी और a माइनस बी वाले फार्मूले पे होगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9, √3 का स्क्वायर 3, तो आंसर क्या है यहाँ पे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो a प्लस बी को होल स्क्वायर से ओपन करो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू √5 इंटू √2, तो क्या मिला ये 5 प्लस 2 7 और यहाँ से 2√10, तो एक तरह से क्या मिल गया 7 प्लस 2√10 मिल गया इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी लगेगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गया 3 मिल गया, ये हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो क्या कह रहा है कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मतलब जो पाई है उसको हमने डिफाइन कैसे किया है c/d, मतलब सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर, ये हमने डिफाइन किया हुआ है इसको। तो कह रहा है यहाँ से देखने पे तो ये जैसे कुछ क्या लग रहा है p/q का फॉर्म लग रहा है, मतलब रैशनल का फॉर्म लग रहा है, ठीक है, जबकि हम पाई क्या पढ़ते हैं इर्रेशनल पढ़ते हैं, तो ये क्या कंट्राडिक्शन है, यहाँ से रैशनल लग रहा है, बताते हैं हम इर्रेशनल है, तो इसमें क्या है यहाँ कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, क्या लिखोगे देयर इज नो कंट्राडिक्शन। क्यों, कैसे दूर करेंगे हम इस चीज को, क्योंकि जब हम सरकमफ्रेंस नाप रहे होंगे या डायमीटर, जैसे एक सर्कल खींचा हमने, ये डायमीटर हो गया, तो जब यहाँ से यहाँ तक स्केल रख करके तुम नापोगे, तो ये नापने से जो मेजरमेंट मिलेगा हमें, ये हमेशा क्या मिलेगा एक रैशनल वैल्यू मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली, ना कि एग्जैक्ट इरेशनल, और ये नापोगे तो ये भी हमें क्या मिलेगा एक रैशनल वैल्यू मिलेगा। एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हम, अप्रॉक्सीमेट मेजर कर पाएंगे, पॉइंट के बाद कितना डिजिट वो बिल्कुल हम मेजर नहीं कर सकते, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट तक मेजर कर सकते हैं, उसको इन्फिनिटी तक मेजर नहीं कर सकते। तो हमेशा ये सरकमफ्रेंस या फिर डायमीटर हमेशा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें रैशनल में मिलेगा, तो दोनों में से कोई भी एक इरेशनल हो सकता है, तो इसलिए पाई हमें, और हमने पढ़ा है क्या रैशनल अपान में इरेशनल या इरेशनल अपान में रैशनल क्या मिलता है हमें इरेशनल, तो सी या डी दोनों में से कोई एक क्या होगा इरेशनल होता है, इसलिए हम पाई को क्या बोलते हैं इरेशनल बोलते हैं। लेकिन जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें ये अप्रॉक्सीमेटली रेशनल वैल्यू देता है, इरेशनल नहीं, इसलिए देयर इज नो कंट्राडिक्शन, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, पाई कैसा नंबर है इरेशनल नंबर है, तो इसमें लिख देना। और यही चीज जो लिखा बताया तुम्हें सी और डी क्या होते हैं अप्रॉक्सीमेटली रेशनल वैल्यू में मेजर करते हैं, वो चीज यहाँ पे लिख देना। तो क्या लिखोगे वो लिख देना, देयर इज नो कंट्राडिक्शन, क्यों अब उसमें आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसमें लिख देना व्हेन यू मेजर या वी मेजर जो भी लिख देना, मेजर द सरकमफ्रेंस और डायमीटर, दोनों में से कोई भी जो हम मेजर करते हैं किससे मेजर करेंगे, या कोई इंस्ट्रूमेंट होगा या स्केल होगा, दिस गिव्स, ये हमें क्या देता है अप्रॉक्स रैशनल वैल्यू, ये हमें रैशनल वैल्यू देता है।
वी कैन नॉट से सी आर डी विच इज इरेशनल, ठीक है। सो यू कैन नॉट रियलाइज या प्रिडिक्ट दैट सी आर डी विच वन इज इरेशनल, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक इरेशनल जरूर होता है, लेकिन जब हम मेजर करते हैं तो हमें रेशनल वैल्यू मिल जाती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाती है, इसलिए वो रेशनल दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में वो इरेशनल है। नेक्स्ट देखो, रेशनलाइज करना भी इस तरह के क्वेश्चन किए हो तुम, इसमें क्या करेंगे, √7 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये √7 अपान में 7 मिल जाएगा। यहाँ पे रेशनलाइज करने के लिए √7 √6 प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइन से, √7 प्लस √6, ये क्या मिलेगा हमें, √7 प्लस √6, नीचे a प्लस b, तो √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी से इसको ओपन कर लेंगे, तो ये ऊपर तो ही रहेगा, नीचे 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36, तो घटाओगे तो 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, √7 प्लस √6, तो ये आंसर हमें मिल जाएगा रेशनलाइज करके। नेक्स्ट थर्ड वाला देखो, 1/5, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 से, नीचे भी √5 माइनस √2 से, तो एक्चुअल में क्या मिलेगा, √5 माइनस √2 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी से 5 माइनस 2 3, तो √5 माइनस √2 अपान में 3। नेक्स्ट यहाँ पर √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस 2, तो ऊपर रहेगा ही, नीचे √7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर क्या मिलेगा 7 और 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4, ऊपर तो यही रहने देना, √7 प्लस 2 क्या मिलेगा, √7 प्लस 2 और नीचे 3 मिल जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सिंप्लीफाई करना। अब यहाँ पे पावर्स वाले रूल अप्लाई होंगे जो तुमने एक्सपोनेंट में पढ़ रखा है, क्वेश्चन नंबर इसमें क्लास नंबर 8 में वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड हो जाएगा तो 2/3 प्लस 1/3, तो ये हो गया 3/3, 3/3 मतलब 1, तो 2 का पावर 1 मतलब इसका आंसर क्या जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 3, तो यहाँ देखो पावर का पावर है, मतलब a का पावर m का पावर n, ऐसा कुछ, तो यहाँ पे क्या करते थे हम, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता था, तो यहाँ 3 का पावर 1/5 इंटू 4, तो यहाँ से 3 का पावर 4/5 मिल जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर तुम्हें रूट के फॉर्म में लिखा तो तुम्हें बताया था क्या क्या लिख सकते हो, ये 3 1/5 का मतलब 5√3, इसका पावर 4 ऐसे भी लिख सकते हो, और भी एक तरीका था वो बताया था तुम्हें। नेक्स्ट देखो इधर, ये 7 बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 1/5 माइनस 1/3, घटा लो जरा 7 और ये एलसीएम लो 15, 3 माइनस 5, तो 7 का पावर माइनस 2/15, इसको अगर नीचे लिखना चाहते हो तुम तो 7 का पावर 2/15 प्लस में आ जाएगा, तो ऐसे ये लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर हम रूट में नहीं छोड़ते। नेक्स्ट 17 और 13 दोनों का बेस देखो अलग अलग है, पावर सेम है, तो इस बार क्या होंगे 13 इंटू 17 मल्टीप्लाई करके पावर वही लिख देना, तो 17 3 51, 5 17 कम 17 और 5 22, तो ये मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना जो भी आ जाए, 9 13 कम 13 सब 20, तो बस यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 1.6, ये क्या है 64 का पावर 1/5, तो 64 को अगर तुम फैक्टर करोगे 64 को, तो इसको 2 से ऐसे कट करते जाना, 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, तो 3 और 3 6, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6, 1/6 मिलेगा ना, एक बार देख लो, 2 से 32, ठीक है, तो ये 2 का पावर हो गया 2 से 32, 2 से 16, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, तो 2 का पावर 6, तो ये एक्चुअल में 1/6 नहीं रहा होगा, 1/5 रहा होगा। अगर यही रहता क्वेश्चन तो अब इसको लिख देते 2 का पावर 6/5, बट एक्चुअल में मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये रहा होगा 64 का पावर 1/6, तो अगर ऐसा रहेगा तो इसको लिख देंगे 2 का पावर 6 और 1/6, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 6 इंटू 1/6, तो 2 का पावर 1 यानी 2 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन रहा होगा तो ये लिख देना, नहीं तो ये लिख देना, ये हो गया तुम्हारा
1.6 का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, और भी कुछ हो सकता था वैसे, यहाँ पे देख लेना अपने हिसाब से जो भी हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये 32 का पावर 1/5। हाँ, अभी इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और इसका पावर 1/5। ये क्या हो गया, 2 का पावर 5 इंटू 1/5, तो ये 2 का पावर 1 मिल गया, मतलब ये 2 मिल गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 125 का पावर 1/3, तो इसको 5 का क्या लिखोगे, 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार आएगा, ये पावर का पावर मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 इंटू 1/3 यानी 5 का पावर 3/3 1, यानी आंसर इसका क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या, फाइंड, ये निकालना है तुम्हें, इसका क्या आएगा 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसका पावर क्या है 3/2, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 3 का पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3 का पावर 3 का पावर 3 कितना होता है 27। नेक्स्ट, 32 का पावर 2/5, तो 32 को अभी तो बताया क्या लिख सकते हैं हम 2 का पावर 5 और इसका पावर क्या है 2/5, पावर का पावर होता है तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कटा, 2 का पावर 2, यानी आंसर क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और ये 3/4, तो पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कटा, बचा क्या 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का क्या मतलब है, आंसर क्या आएगा 8 आएगा, तक हो गया। नेक्स्ट देखो 125 को तो आता है 5 का क्या लिखते हैं हम क्यूब, 5 का क्यूब और इसका पावर कितना है 1/3, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू -1/3, यानी 5 का पावर -1, जब इसको नीचे लेंगे तो पावर प्लस, यानी ये 1/5 हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर हमारे क्या होते हैं ऐड होते हैं, तो 2/3 प्लस 1/5, तो 2 और इनका एलसीएम क्या आएगा 15, 5 2 जा 10 और प्लस 3, ये क्या मिला 2 का पावर 13 अपान में 15, तो ये आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, 1/3 का पावर 7, तो यानी यहाँ पे क्या मिलेगा 1/3 का पावर 21, क्योंकि पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हो 1 का पावर 7 और 3 का पावर 7, ये 1 का पावर कितना भी रहेगा 1 ही रहेगा और ये 3 का पावर मल्टीप्लाई होकर 21 हो जाएगा। नेक्स्ट, बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर क्या होंगे सबट्रैक्ट होंगे, बेस तो वही रहेगा, तो 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम ले लो 11 और इधर एलसीएम कितना आएगा 4, 2 2 जा 4 -1, तो ये मिल गया हमें 11 का पावर 1/4, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्या दिया है 7 और 8, इस बार पावर सेम है तो आपस में ये दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये पावर वही रहेगा, तो ये हो गया 56 का पावर 1/2, या इसको √56 भी लिख सकते हैं। किस रूल से हुआ, a का पावर m इंटू बी का पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा ab का पावर m, इस वाले रूल से हुआ। ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन बच रहा है, वो क्या बच रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब इस चैप्टर में बस यही एक टॉपिक बचा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो इसमें कितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक एक तरह से पहले हम बेसिक समझते हैं, रफली कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर फेयर कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले यहाँ पे देखो क्या है पहले मैं लेता हूँ रूट वाले नंबर्स का, जैसे √2 √3 कैसे हम दिखाएंगे इसमें वो समझते हैं। जैसे √2 को रेशनल नंबर मतलब कैसे हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे, √3 को कैसे, √5 को कैसे, √7 कैसे, या और भी कोई नंबर हो सकता है, मतलब पहले हमें रूट वाले कवर करने हैं। तो इसको हमेशा जो भी अंदर नंबर दिया है, इसके अंदर नंबर क्या दिया है 2, यहाँ पे नंबर क्या दिया है 3, यहाँ पे नंबर क्या दिया है 5, यहाँ पे नंबर क्या दिया है 7। तो जैसे तुमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, क्या क्या होता था, ये मान लो बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस। तो इसमें क्या होता था, जो हाइपोटेनस है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता था। तो अब यूं समझो कि ये जो अंदर वाला नंबर दे रखा है 2, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है, मतलब एक तरह से यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या मिल गया 2 मिल गया, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या मिल गया 3 मिल गया, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या मिल गया 5 मिल गया, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या मिल गया 7 मिल गया।
मतलब एक तरह से ये जो रूट वाली वैल्यू है इसी को तुमने क्या मान लिया, हाइपोटेनस मान लिया। अब ऐसे हाइपोटेनस मान के तुम्हें दो चीजें खोजनी है, कौन कौन से, एक तो बेस खोज लो और एक परपेंडिकुलर खोज लो। तो जैसे 2 के केस में अगर मैं ट्रायंगल बना के बताऊं तुम्हें, तो ये हाइपोटेनस हमें क्या लेना है, √2, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो बेस और परपेंडिकुलर अगर हम 1 1 ले लेते हैं, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 2 के बराबर आ जाएगा ना। यानी यहाँ पे बेस 1 ले लें और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर भी 1 ले लें तो हमारा काम हो जाएगा। इसी तरह से √3 मतलब 3 कैसे मिलेगा, अगर हम √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, देखो ये √3 के बराबर मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे √3 के लिए क्या हो जाएगा, ये √2 हमारे पास बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो √2 को ले लेते हैं बेस और 1 को ले लेते हैं परपेंडिकुलर। ऐसे 5 के लिए अगर तुम देखो 5 किसको किसको मिलेगा, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 4 और 1 5। तो यहाँ पे इसको बेस को 2 ले लो, परपेंडिकुलर को 1 ले लो। ऐसे 7 के लिए, 7 के लिए तुम क्या ले सकते हो, √3 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 3 और प्लस 2 का स्क्वायर, तो √3 और 2 ले सकते हो। तो एक्चुअल में ये हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर ढूंढने का तरीका हो गया, ये कर सकते हो। या इसका और आसान तरीका तुम्हें डायरेक्टली जल्दी से निकालने के लिए कोशिश करना है, तो जो भी नंबर लेना है, मान लो तुमने ले लिया 11, तुम्हें दिखाना है क्या, √11। तो 11 के जस्ट पहले वाले नंबर देखो जिनको तुम स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये ज्यादा हो गया, यानी ये वाला लेना 3 का स्क्वायर, मतलब इसमें से एक क्या हो गया, 3 हो गया, तो एक ले लेना 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, बचा क्या 2, तो 2 किसका स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर। तो ये आसानी से हम इसको 11 दिखा सकते हैं। तो इसमें एक बना लेना बेस जो रूट वाला होगा, और जो दूसरा बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा। या और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो नंबर क्या था, हमें दिखाना है रूट में 17 को। तो √17 में देखो ये किसके स्क्वायर के पहले आएगा, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये देखो ये तो हो नहीं सकता, तो ये वाला आएगा इसके पास, बिल्कुल कम वाला लेना है। तो ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, यानी √17 को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर, 17 से देखो ना क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर देखना था, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, बचा क्या 1, 1 का स्क्वायर। यानी इसमें किसी को भी बेस ले सकते हो, किसी को परपेंडिकुलर। तो एक बेस ले लेना है, एक परपेंडिकुलर, जिसमें रूट वाला जाएगा उसमें रूट को बेस लेना है और बाकी जो बचेगा वो परपेंडिकुलर। कोई भी नंबर, जैसे तुमने ले लिया रूट का 6 तुम्हें दिखाना है, तो 6 देखो किसके स्क्वायर के पहले, ये आएगा 2 का स्क्वायर, यानी 6 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बचा क्या 2, तो ये √2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अगर तुम्हें 8 लेना है, √8 दिखाना है, तो √8 ये आएगा 4 वाले में, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ज्यादा हो गया ये नहीं है, ये 4 आएगा। तो 2 का स्क्वायर ले लो 4, तो क्या बचा, फिर 4 बचा, फिर 2 का स्क्वायर, मतलब बेस भी 2 और परपेंडिकुलर भी। तो 2 का बेस बना लो, 2 का परपेंडिकुलर मिला देना, तो ये अपने आप ही √8 आ जाएगा। तो ये नंबर ब्रेक करना तो तुम सीख गए होगे। जब ये नंबर ब्रेक करना सीख गए तो हमारा काम आसान हो गया। फिर एक बेस बनाएंगे और एक परपेंडिकुलर, इसको मिला देंगे तो यही वाली वैल्यू हमारी √8 होगी। इसमें कंपास यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल यहाँ पे नाप लेंगे, ये जो लेंथ होगी वही हमारा √8 के बराबर होगी। ऐसे प्रोजेक्ट कर देंगे, ये √8 हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू। अभी हम इसको डिटेल में और समझेंगे, अभी बस बेसिक इसका समझो। ये रूट वाले नंबर हो गए। रूट वाले नंबर के बाद आता है सेकंड टाइप का। सेकंड टाइप का कौन सा, जब हमारे पॉइंट वाले नंबर होंगे, जैसे 3.2 और 3.25 ऐसे हो सकता है, 2.567 ऐसे हो सकता है। इस तरह के नंबर 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट कितने भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है 2.555 ऐसे 5 डिजिट तक, 4 डिजिट तक, जहां तक भी तुम्हें दिखाना है। अब क्या करना है इसमें, जैसे 3.2 तो इसमें नंबर लाइन बनाओगे, नंबर लाइन बनाओगे तो ये 0 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। अब 3 और 4 के बीच में 10 पार्ट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10 हो गया। अब इसमें देखो 2 है तो दूसरा वाला पॉइंट ये वाला आ जाएगा, यही हमारे पास क्या हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। अब अगर ये 3.2 के बजाय 3.25 होता तो पहले 3.2 दिखाते। वो 3.2 कैसे दिखाते, जैसे अभी तुम्हें बताया, पहले नंबर खींचते, अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे
3। ठीक है, अब तुम्हें 3.25 दिखाना है, 3.25 दिखाना है। तो 3 और 4 के बीच में 10 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें 2 जाओ पहले, तो ये आएगा तुम्हारा 3.2। इसको ऐसे इधर खींचो और इसको इधर खींचो, ऐसे स्केल बनाओ। मतलब एक तरह से इसको मैग्नीफाई कर दिया, इनलार्ज कर दिया, जूम कर दिया। तो जब हम इसको जूम कर देंगे तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ दिखेगा, और ये वाला पॉइंट क्या था 3.2, और इसके जस्ट वाला पॉइंट क्या था 3.3। तो 25 तो इसी के बीच में आ रहेगा। अब देखो पॉइंट के बाद कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ जीरो और यहाँ बढ़ा लो, तो 20 और 30 के बीच में ही तो 25 आएगा। तो फिर इसके 10 पार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इसमें कौन सा चाहिए, पांचवा कौन सा है, ये वाला। ये पॉइंट हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, 3.25 रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से कोई और भी नंबर ले सकते हो। अगर 2 डिजिट से ज्यादा हुआ, 3 डिजिट हुआ, मान लो क्या, मान लो ये था 2.1256, मान लो 4 डिजिट हो गया, तब क्या करेंगे आप, नंबर लाइन बनाएंगे और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऐसे ले लेना, ये 3 इधर छोड़ देना, ये आगे चलता जाएगा। इसके बीच में हमें 10 पार्ट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 हो गया। अब 2.1 कौन सा होगा, ये तो ऐसे मार्क कर देना 2 पॉइंट, इसको प्रोजेक्ट करना, जूम करना ऐसे। तो जूम करके देखोगे तो ये क्या मिला हमें 2.1, और ये क्या मिला 2.2। तो बताया पॉइंट के बाद कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, तो अभी हम एक ही जीरो बढ़ा रहे हैं, 10 और ये 20। अब 2.1 के बाद तुम्हें क्या चाहिए था, वो देखो 1 के बाद चाहिए था 2 और फिर 5 6, तो 1 तो हमें मिल चुका है। अब देखो यहाँ पे 2.1256 दिखाना था, तो 2, तो इसमें 10 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 2.1 के बाद 2, तो 2.1 ये होगा 2. इसको प्रोजेक्ट करो और इसको प्रोजेक्ट करो, तो ये क्या मिला हमें 2.12, और ये क्या मिला 2.1, तो ये मिला ही था 1 2 और ये 3, तो 13। फिर पॉइंट के बाद जीरो बढ़ा सकते हो, तो 120 और 130 के बीच में हमें 125 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास। तो इसको प्रोजेक्ट करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2.125, तो इसके जस्ट बाद वाला क्या आ जाएगा 2.126, ये हमारे पास हो गया। फिर इसके 10 पार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें कौन सा चाहिए 6 वाला पार्ट, तो ये 6 वाला पार्ट, तो ये रिप्रेजेंट कर देना 2.1256। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर भी इसको एक्चुअल से तुमको स्केल और पेंसिल से ड्रा करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, पहले इसको करो। नेक्स्ट देखो, तो बताया था परपेंडिकुलर और बेस में, तो √2 है, तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से 2 इक्वल टू क्या 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर की ये लाइन 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे यूनिट मान लेना, जैसे हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। ठीक है, तो ये 1 यूनिट हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना, इसमें 3 सेंटीमीटर जितना ये है यहाँ से यहाँ तक, उतना इसमें कट कर लेना। ये हो गया ओ ए और ये पॉइंट हो गया बी, यहाँ से इसको मिला देना ऐसे। अब कंपास यहाँ पे रखना, पेंसिल यहाँ पे रखना, ऐसे प्रोजेक्ट करना, इस लाइन को आगे बढ़ाना, ये पॉइंट हो गया सी। ये जो ओ से सी की वैल्यू हो गई, ये √2 हो गया, क्योंकि ये वाली लाइन किसके बराबर है, इसके बराबर है, और यही क्या था हमारे पास √2, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया √2 का। नेक्स्ट देखो, अभी इसको करके दिखाऊंगा मैं एक्चुअल में तुम्हें। √3 हमारे पास क्या होगा, जैसे तुम्हें बताया था √3 के लिए हम क्या करते थे, तो 2, तो √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर। तो पहले √2 तुम्हें बनाना पड़ेगा, तो √2 के लिए 3 यूनिट 90 डिग्री ऊपर गया, 3 यूनिट कट किया, मतलब 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर के बराबर या 2 सेंटीमीटर जो भी तुम लेना वो कट कर लेना, इसको मिलाओगे तो ये √2 मिलेगा। फिर इस पे परपेंडिकुलर डालना ऐसे, ये √2 का तुमको बेस मिल गया और 1 का परपेंडिकुलर इसमें से कट करना, इसको ऐसे मिला देना, ये ओ ए बी सी। अब यहाँ से इसको कंपास यहाँ पे और पेंसिल यहाँ पे ऐसे रख करके ऐसे प्रोजेक्ट करना, इसको आगे बढ़ाना, तो ये डी, तो ओ से लेकर के डी तक की जो वैल्यू मिलेगी वो √3 हो गई, तो ये √3 हो गया। ऐसे √4 √5 ऐसे तुम स्पाइरल भी बना सकते हो। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो बताया था रूट 5 के लिए एक 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये बेस यहाँ पे 2 यूनिट यहाँ पे 1 इधर 1 इधर 2 यूनिट खींच दिया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 1 यूनिट इसमें से कट कर लेंगे, ऐसे मिला देंगे, ये O A और ये B, ये हो गया हमारे पास रूट 5। यहाँ से कंपास यहाँ पे पेंसिल लग करके ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, O से C तक की जो वैल्यू होगी रूट 5 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से दिखा सकते हो, रूट 7 भी दिखा सकते हो, रूट 11, रूट 16, 17, जो भी चाहिए तुम्हें वो सारे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ये देखो ये बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके लिए सबसे पहले 9.3 का एक लाइन खींचते हैं, 9.3 का O से लेकर के A तक। अब A से B की तरफ 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट और बढ़ाएंगे, ये B हो गया। अब पूरे लाइन OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, ये पॉइंट ले लेना M। अब यहाँ पे कंपास रखोगे, यहाँ पेंसिल, ऐसे करके एक सेमी सर्कल बनाओगे। जब सेमी सर्कल बन जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाता हुआ एक लाइन खींचोगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया C, O से C तक, A से C तक, यही जो लेंथ है यही अंडर रूट एक्स, अगर हम ये पूरा x माने हैं तो, यानी 9.3 माना था तो ये अंडर रूट में 9.3 मिल गया। अब कंपास यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे, ऐसे रख करके इधर प्रोजेक्ट करना, तो A से लेकर के D तक की जो वैल्यू मिलेगी AD, ये क्या मिलेगी अंडर रूट में 9.3 मिलेगी। अब एक एक करके बारी बारी से हम इसको बनाएंगे, और भी कुछ छूटा हुआ है तो एक बार देख लो। अभी कुछ ये देखो, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 ऑन द नंबर लाइन। 5 डिजिट तक दिखाना है तुम्हें, 5 डिजिट तक मतलब ऐसे। सबसे पहले 5.37 दिखाओ, तो 5.37 के लिए पहले 5 और ऐसे 1 2 3 चलते जाना, ये मान लो 5 हो गया और ये मान लो 6 हो गया, 5 और 6 के बीच में आएगा, इसमें 10 पार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें 5.3 हमारे पास ये नंबर मिलेगा। अब इसको मैग्नीफाई करो, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये हो गया 5.3 और ये मिल गया 5.4। तो 5.3 के बाद कितना 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें 7 चाहिए था तो ये मिलेगा। तो ये हमारे पास, इसको प्रोजेक्ट करो इधर और इसको प्रोजेक्ट करो इधर, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, तो ये 5.37 मिला और ये 5.38 मिला। अब क्या करना हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया पूरा 10। अब इसके बाद देखो क्या करना है हमें, 3 7 के बाद फिर से 7, तो फिर से 7 जब जाओगे तो यहाँ मिलेगा, तो ये 5, इसको फिर प्रोजेक्ट करो तो ये क्या मिला 5.3 7 और 7, और ये क्या मिला, इसको नंबर लाइन पे ऐसे बढ़ा दे रहा हूँ, 5.378 मिला। अब इसके फिर से 10 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर हमें 7th वाला पार्ट चाहिए, फिर इसको इधर प्रोजेक्ट करो और इसको इधर प्रोजेक्ट करो मैग्निफिकेशन से, तो ये क्या मिला 5.377 और एक बार और 7, 5.377 और ये 8 मिला। फिर इसके 10 पार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसमें क्या चाहिए, फिर 7 चाहिए, तो ये मिला, ये वाला जो नंबर आएगा 5.3777, 5 डिजिट तक बोला था तो 5 डिजिट तक ये हो गया। तो ये इसका तरीका है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तुम बनाना। यहाँ पे जो डिस्टेंस है बीच बीच में इक्वल इक्वल लेना है, इसको स्केल से बना करके एक बार देख लेना, बाकी मैं अभी बना करके तुम्हें दिखा दूंगा। नेक्स्ट देखो 1.4 एक्सरसाइज, विजुअलाइज द 3.765। तो ऐसे 1 2 3 इधर से लाइन आएगा, तो इधर मान लो ये 3 है और यहाँ पे आ गया 4, फिर इसमें 10 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 7 3.567 यहाँ पे आएगा, ये 3.7 मिला। इसको इधर प्रोजेक्ट करो, इसको इधर प्रोजेक्ट करो, ये हमारे पास क्या मिला 3.7 और ये क्या मिल जाएगा 3.8। इसके 10 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 7 के बाद 6, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें, इसको इधर प्रोजेक्ट करो, ये क्या मिला हमें 3.76 और इसको इधर प्रोजेक्ट करोगे तो 3.77 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3.7 के बाद 6, तो ये 3.76 तो ये हो चुका था,
3.76 के बाद 5 तो ये आएगा 3.765 तो ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4.26 4 डेसिमल यानी हमें क्या दिखाना 4.2626 तो सीधे पहले 1 से लेकर के आना 4 आ जाएगा, फिर इसके बाद कहीं 5 आएगा, इसके बीच वाले लाइन को 10 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो 4.2 तो ये मिलेगा हमें 4.2 इसको इधर और इसको इधर ऐसे प्रोजेक्ट कर लेना। ये मिल गया हमें 4.2 और इधर वाला क्या मिल जाता 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 4.2 के बाद 6 तो ये आएगा 4.26 इसको इधर ले आना तो ये हो गया 4.26 और इसको जब इधर रिप्रेजेंट करते ये क्या मिलता हमें 4.27 तो 4.26 तो हो गया है 4.26 के बाद 2 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो 4.26 के बाद फिर से 2 चाहिए था तो ये आ गया हमारे पास 4.262 इसको इधर बढ़ाना तो 4.263 4.26 के बाद फिर से 6 चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 ये हो गया हमारा तो ये 6 चाहिए तो ये पॉइंट आएगा तो इसको ऐसे सर्कल करना और ये लिख देना क्या 4.2626 तो इस तरह से ये तुम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज करके दिखा सकते हो। अब इसको एक्चुअली हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। चलो अब देखो ध्यान से समझो जैसे हमें √2 दिखाना है तो ठीक है तो √2 के लिए हम क्या करेंगे √2 दिखाना तो √2 के लिए तो बताया था 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेते हैं ठीक है तो 1 हमारे पास बेस मिलेगा और 1 हमारे पास परपेंडिकुलर मिलेगा तो पहले 1 बेस लेते हैं 1 बेस यहाँ पे 3 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट हम मान लेते हैं यहाँ पे स्केल आएगा 3 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। अब स्केल लेकर के 3 सेंटीमीटर खींचो तो 3 सेंटीमीटर हम इसको कैसे खींचेंगे वो देखो यहाँ पे रख लेते हैं ये हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर यहाँ से ले लेते हैं 8 ये 3 यूनिट हमारे पास 1 2 3 यूनिट का हमने ये बेस खींच दिया मतलब 3 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट हो गया। अब इस पे परपेंडिकुलर खींचना है उसके लिए हम क्या करेंगे इस कंपास लेंगे परपेंडिकुलर खींचो सबसे पहले इसमें 1 यूनिट हमने ये खींच लिया 90 डिग्री खींच लिया। अब यहाँ से 1 यूनिट हम और खींचेंगे 1 यूनिट का मतलब कितना जाना हमें 3 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करते थे इसको मिलाते थे तो जब हम इसको मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देखो अब हम इसको मिला लेंगे इसको मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा ये मिला तो ये 1 यूनिट ये मिल गया 1 यूनिट ये मिल गया तो ये हमें क्या मिला रूट का ये हमें मिला रूट का 2 ये √2 मिल गया। अब इसके बाद देखो ये मान लिया हमने O A और ये हो गया B। अब क्या करेंगे हम कंपास लेंगे कंपास का पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल हम यहाँ पे रखेंगे। अब तुम्हें क्या बताया था हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो जब इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये ऐसे खींच देंगे। अब इसके बाद में स्केल लो और इसको ड्रा करो। अब इसको O से आगे बढ़ाओ यहाँ तक आ गया ये पॉइंट ठीक है ये पॉइंट ले लेते हैं हम C ये C हो गया। तो यहाँ पे O से C तक हमें क्या मिल गया √2 मिल गया तो ये √2 हमने दिखा लिया ये √2 की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद हमें √3 दिखाना है तो √3 के लिए क्या था वो देखो √3 के लिए क्या था हमारे पास उसके लिए हमने क्या किया था √2 को बेस माना था ये बेस हो गया था और परपेंडिकुलर कितना 1 तो यहाँ पे √2 हमें बेस तो मिल चुका है O से B तक ये √2 है। अब इसी को बेस मान करके इस पे 90 डिग्री का एंगल खींचते हैं तो पहले एंगल ड्रा करो। ये 90 डिग्री बन गया इसको ड्रा कर लेते हैं ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ O से इसको मिलाएंगे हम इसको ड्रा करो तो
तो ये वैल्यू हमें क्या मिल गई, रूट का, ये √3 मिल गया, ये 1 यूनिट था। ओ ए बी सी और ये मान लेते हैं डी। अब क्या करेंगे, हम कंपास से यहाँ तक प्रोजेक्ट करेंगे। अब देखो इस वाली लाइन को आगे बढ़ाओ, इस वाली लाइन को जब हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से ऐसे बढ़ा लेना, तो ये हमारे पास ई तक आ गया, 3 हो गया, और ओ से सी तक हमारे पास क्या था, रूट का 2 हो गया। तो ये √2 और √3 बनाना आ गया तुम्हें। अब इस तो √5 के लिए हमारे पास क्या था, हमने 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बनाया था। 2 का बेस ये मिल गया और 1 का परपेंडिकुलर। तो पहले बेस खींचते हैं 2, बेस 2 खींचने का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ से इसको ड्रा करो, ये 2 यूनिट हो गया। अब इस पे परपेंडिकुलर बनाना है तुम्हें, तो परपेंडिकुलर के लिए पॉइंट ले लो, 90 डिग्री का एंगल बनाओ इस पे। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, इसको मिला लेते हैं। अब इसमें 3 सेंटीमीटर हमें कट करना है, तो 3 सेंटीमीटर कट करने का क्या मतलब हुआ, 1 यूनिट कट करना। एक ये 1 यूनिट हो गया हमारे पास, और ये यहाँ पे 2 यूनिट हो गया। अब हम इसको मिलाएंगे, तो ये मिल गया हमारे पास, ये क्या मिला हमें, √5 मिला, √5 मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो इसके लिए इस लाइन को आगे बढ़ाओ यहाँ तक, ये ओ ए, ये था बी और ये सी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओ से लेकर के सी तक ये कितना मिल गया हमें, √5। तो ये रूट वाले नंबर हमारे, इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। अब देखो हमें सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से हमें क्या दिखाना है, 3.765 अगर दिखाना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 3 तक पहले ले आओ, 3 और 4 दिखाओ। तो ये मान लो 2, इसके इधर कहीं पे 1 रहा होगा, 1 2, और ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो 3.7। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे कहीं आएगा। अब इसको और इसको, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। तो मैग्निफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा वो देखो। तो ये मैग्नीफाई किया हमने, तो ये क्या था हमारे पास, 3.7 ये वाली लाइन थी, और ये वाली लाइन 3, ये वाली लाइन थी हमारे पास 3.7 और ये वाली लाइन थी 3.8। अब तुम्हें 3.7 के बाद क्या चाहिए, 6। तो 6 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 और ये आएगा 6। ये हमें क्या मिला, 3.6। अब इसको 3.6 और 3.7 इन दोनों को हम प्रोजेक्ट करते हैं, 3.6 और 3.7 को। 3.7 के बाद 6, देखो इसको 3. देखो क्या मिलेगा, 3.76। तो ये था ही हमारे पास 76, और ये हो गया 3.77। इसके बाद क्या दिखाना है हमें, 5। तो 1 2 3 4 और 5, ये वाला जो पॉइंट होगा ऐसे ही इसको दिखा देना है, क्या आएगा 3.765। तो ये इसका तरीका होता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का। एक बार फिर से समझ लो, ये वाली वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3, और इधर क्या था ये 4। तो ये वाली जो वैल्यू हमें मिली 3.7 मिला, 3.7 के बाद ये क्या मिला, 3.8। ये 3.7 के बाद 6 गए तो 3.76 3.77। तो इसमें 5 और चलेगा, तो 3.76 5 ऐसे 3 डिजिट 4 डिजिट जितना भी तुम्हें दिखाना है वो तुम इसमें दिखा सकते हो। अब एक टाइप का क्वेश्चन और बच रहा है, वो भी करते हैं। जैसे मान लो हमें अंडर रूट में 5.3 खींचना है, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। वो 5 सेंटीमीटर का लाइन हम कैसे खींचेंगे वो देखो, यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ से लेकर के खींचते जाओ 5.3, ये आ गया हमारे पास 5.3 तक। अब इसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे वो देखो।
मोर देन हाफ लेकर के इसका डिस्टेंस से इधर और इधर भी खींच लेना ऐसे। अभी कंपास उठाओ इधर, अब इसको इधर खींच दो ऐसे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम खींच लिए। अब इसको मिलाओ। अब इसके बाद इसमें सेमी सर्कल बनाओ। सेमी सर्कल के लिए ये कंपास यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ड्रा करो। सेमी सर्कल बन गया। अब सेमी सर्कल के बाद इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक लाइन खींचो। इसके लिए 90 डिग्री एंगल हमने ले लिया है, इसको मेजर कर लो, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे मिला। स्केल ले लो और इसको खींचते हैं। ये खींच गया। अब इसके बाद देखो, ये जो लेंथ आया ओ ए और ये पॉइंट मान लो यहाँ पे बी और ये जहाँ पे कट किया वो सी हो गया। ये जो ए से लेकर के सी तक का लेंथ है यही अंडर रूट में 5.3 होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास की नोक यहाँ पे रखेंगे और ये टिप हम यहाँ पे रखेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे। अब इसको ड्रा कर दो, ठीक है। प्रोजेक्ट करेंगे तो ये मिला हमें। और इस वाली लाइन को आगे बढ़ाओ, यहाँ से इसको आगे बढ़ाओ यहाँ तक। ये हो गया हमारे पास डी। ये जो ए से लेकर के डी तक की लेंथ हो गई, जो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। और यही क्या होगा, अंडर रूट में 5.3 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इस तरह से हम अंडर रूट के अंदर अगर पॉइंट वाला कोई नंबर होगा तो हम इसको दिखा सकते हैं।